नमस्कार सभी मित्रों को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी पसंदीदा कंप्यूटर की क्लासेस में। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हम स्टार्ट किए थे एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस एक्सेल। बात करें पूरे के पूरे एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस दो तरीकों से समझा और पढ़ा जाता है। एक होता है कि यदि आपको इसको डेली लाइफ में ऑफिस पर्पज से, किसी भी कमर्शियल पर्पज से आपको यूज करना है, तो इसको पढ़ने का, इसको समझने का अप्रोच अलग होता है। और दूसरा होता है कि आपको इसको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पढ़ने का और इसको समझने का अप्रोच अलग होता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। यदि आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं या आप किसी अदर सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ना है। ना तो हमको इसको बहुत डीप में पढ़ना है और ना ही हमको बिल्कुल ऊपरी ऊपरी पढ़ना है। यहाँ से जो आपके एमएस ऑफिस से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अपने सिलेबस में भी लिखा होगा कि दैनिक कार्यों में जो आप उसको डेली लाइफ में जो आप उसको यूज करते हो या ऑफिस कार्यों में आप यूज करते हो, उस लेवल तक का मतलब कि क्या होते हैं कि जितने भी हमारे एमएस ऑफिस के अंतर्गत बात करें, जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, तो इसके जो रिबन के अंतर्गत हम जो टैब देख रहे हैं, टैब के अंतर्गत में इस टैब के जो आपको टूल्स मिलते हैं, तो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टूल्स होते हैं, बस उनके बारे में सीमित जानकारी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। बस बात क्या होती है कि हम ज्यादा प्रैक्टिकल वे में इन पे इस पे हमारा जो अप्रोच होता है या जो हमारी प्रैक्टिस होती है, जिनका बहुत ज्यादा जिन्होंने यूज किया होता है उनके लिए तो आसान होता है। पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो तैयारी करने वाले होते हैं, वो थोड़ा बहुत ही यूज करते हैं एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल का। बात कर ले स्कूल लाइफ में या आपके कॉम्पिटिशन लाइफ में, तो बहुत ज्यादा हमारा इससे क्या होता है, संपर्क या हमारा इससे क्या होता है, रिलेशन नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत समझने में हमें कठिनाई आती है। तो मैं जो जिस लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ, वो अप्रोच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार है। और साथ में साथ क्या होगा कि आपने देखा होगा कि यदि कभी आप एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल यूज करते होंगे, तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको कभी समझ में नहीं आ पाती होंगी, क्लास अटेंड करने के बाद में आपको समझ में आई होंगी। ये तो क्या हो गया आपका, जस्ट एक जो लास्ट क्लास में हम पढ़े उसके बारे में हमने छोटी बहुत चर्चा करी। इसके बाद में समझिएगा कि हमारे जो एग्जाम में हम बात कर लें छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें कंप्यूटर आपका 30 नंबर का आना है। इस 30 नंबर में से हमारा अप्रोच क्या है, मैं आप लोगों को पिछले 22-23 दिनों से जो क्लासेस आपकी जो मैं ले रहा हूं, अर्थात 22-23 दिनों का मतलब क्या है, जो आपकी 22-23 क्लासेस हो चुकी हैं, ये इतनी डीप क्लासेस मैं आपको ले रहा हूं। आप लगातार देख रहे होंगे कि मैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी आपका जो चैप्टर है, उसको मैं बिल्कुल ऐसे लाइटली लेके नहीं चल रहा हूं कि बस थोड़ा बहुत पढ़ाया, एमसीक्यू सॉल्व करवाया, खत्म करवा दिए। आप अप्रोच को देख के समझ पा रहे होंगे कि मैं एक एक चैप्टर में बिल्कुल थॉरली जा रहा हूं। कारण यह है कि मैं आपको पिछले कई क्लासों में बता भी चुका हूं कि देखिए, हमारे हॉस्टल वार्डन एग्जाम में जो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आना है, वो आना है 30 नंबर का। 30 नंबर में से कितने नंबर हमारे टारगेट होने चाहिए, कितने नंबर हमको एनी हाउ यहां से निकालने हैं। और एक पर्पस है कि आपको यहां से नंबर लेके आना है, दूसरा आपका पर्पस होना चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना है। जिनको यहां से कंप्यूटर से नंबर लेके आना है, जिनको परीक्षा में अपियर होना है, जिनको परीक्षा में बैठना है, वो यहां से 18-20 नंबर लाके खुश हो सकते हैं, है ना। और पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, 18-20 नंबर लाके यहां से खुश हो जाएंगे। आपका टारगेट यहां से क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी शर्त में आपका टारगेट यहां से 26 प्लस मार्क्स आपका होना चाहिए। यदि आप 25-26 नंबर यहां से नहीं सोच रहे हैं, तो बिलीव करिए कि आप छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के एग्जाम से आप बाहर हो रहे हैं। और ये बहुत कठिन भी नहीं है, यह है बहुत कठिन भी नहीं है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ मैं ही अच्छा आपको पढ़ा सकता हूं, या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सारा का सारा मैं आपको पूरा कंप्लीट या कवर करवा रहा हूं। बहुत कुछ त्रुटियां मेरे में भी होती हैं और भी अदर लोगों में होती हैं, तो ये सब वाली बातें नहीं है। ये हमारा मेन फोकस है 26 नंबर कैसे आए। तो मेरा एक अपना अप्रोच है, जो पिछले 22-23 क्लासेस मैंने ली हैं, वो मेरा बेसिक लेवल था। वो बेसिक लेवल मतलब क्या, मेरे पढ़ाने का वो मैंने अपना एक बेस बनाया। इसके बाद में करीबन मैं आपको आने वाले समय में 1000 प्लस एमसीक्यू करवाऊंगा। 1000 प्लस मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। और ये एमसीक्यू, इसमें से 1000 क्वेश्चनों में से सिंगल क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एमएस वर्ड के मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाया, 40 में से मैंने आपको 5 क्वेश्चन रिपीट करवा दिए। एमएस, ये जो मैं आपको 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे के सारे 1000 जो क्वेश्चन होंगे नॉन रिपीटेटिव होंगे। और केवल इतने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एमसीक्यू निकाले जाएंगे कि इसके माध्यम से जो भी आप कंप्यूटर की, ये मान लीजिए हमारी जो कंप्यूटर का जो कंप्लीट सिलेबस है, यदि ये 25-26 क्लास में समाप्त होता है, तो इस क्लास को रिवाइज करवाने के हिसाब से और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये आपकी जो एमसीक्यू होंगे, ये आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। अब किसको बेनिफिट होने वाला है,
कौन ऐसा छात्र है जो यहाँ से आपके 30 में से 26 नंबर लेकर के आने वाला है, जिसने हमारी ये 26-27 क्लास जो कि हो जाएंगी लगभग, आज जो हमारी है वो आज हमारे 24वें नंबर की क्लास है। इसके बाद में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आज हमारा एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल दोनों समाप्त होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या, आपका वायरस और एंटीवायरस सिक्योरिटी थ्रेट्स। लगातार आप लोगों की डिमांड थी, आप डिमांड नहीं भी करते, मैंने आपको डे 1 से प्रॉमिस किया हुआ है कि आपके सिलेबस में जो मेंशन किया है वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, और वह टॉपिक भी मैं कवर करूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कभी देखने को मिला है कि सिलेबस मैंने दिया लेकिन वहां से हर बार क्वेश्चन आता है। उन टॉपिक्स को भी, उन चैप्टर्स को भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि मैं आपको जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसको कवर करा के और मामला रफा दफा कर दूं। मैंने आपकी जो मैंने जिम्मेदारी उठाई है वो उठाई है आपके सिलेक्शन की। इसीलिए मैं, आप देख रहे होंगे मैं लगातार इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन्होंने ये क्लास को कवर किया है, और यदि ये जो भी व्यक्ति यदि ये वीडियो को पहली बार देख रहा है और अभी भी यदि आपके पास में 25, 26 या 40 दिन का समय बचा हुआ है, सपोज मान लीजिए कि आप इस वीडियो को आज 15 दिन बाद देख रहे हैं, आज ये वीडियो आपका 4 मई को रिकॉर्ड हो रहा है, यदि मान लीजिए आप इस वीडियो को 4 जून को भी देख रहे हैं, तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप फिर से स्टार्टिंग से जाकर के मेरे सारे क्लासेस को देखिएगा। बिल्कुल भी आपको पैनिक या घबराने की जरूरत नहीं है। एक सवा घंटे की क्लासेस है, बस आपको एक बार बस क्या करना है, नोट्स भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको यूट्यूब पर जाना है। यदि आपको लगता है कि आपको क्लास स्लो लग रही है तो फास्ट मोड पे देखिएगा। आपको क्लास को सिर्फ एक बार देखना है, किसी प्रकार के आप नोट्स मेकिंग का काम मत करना। इसके बाद आप जंप कहां करोगे, इन 1000 एमसीक्यू जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा इस पे आप जंप करेंगे, बिलीव करिए। अच्छा देखिए, हमारा क्या है, हम, आप तैयारी कर सकते हो, मैं पढ़ा सकता हूं। अब क्या होने वाला ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है, हम क्या मैक्सिमम अपनी ओर से पॉसिबल कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। तो उसी को देखते हुए ये जो 1000 एमसीक्यू होंगे, ये मैं आपको यहां से, ऐसा मुझे लगता है अपनी प्रीवियस ईयर की जो मेरी तैयारी थी, जो मेरा अपना परसेप्शन है, जो मेरा अपना सोचना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस आधार पर आपसे मैं बात कर रहा हूं कि इन 1000 एमसीक्यू और इन क्लासेस को मिला के मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्जाम में 26, मतलब आउट ऑफ 30, और ये जो 4 नंबर यहां से बचेंगे 26 में, जो ये जो 4 नंबर और बच रहे हैं जिसको मिला के 30 नंबर होते हैं, इन 4 नंबर को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि एग्जाम में क्या होता है, कई बार आउट ऑफ द सिलेबस कुछ ऐसे नए, क्योंकि वो एग्जामिनर है उसको भी तो अपना कुछ ना कुछ जलवा दिखाना रहता है, तो 2-3 क्वेश्चन हम उसके लिए भी क्या करते हैं, छोड़ के रखते हैं कि ले भाई तू भी अपनी मनमर्जी पूरी कर ही ले। अब व्यापा में पीएससी अभी अपनी मनमर्जी ना करें तो फिर उनका बात ही क्या उन लोगों की। आप लोगों ने तो उनका लगातार पिछले सालों में आपने जलवा देखा ही है। सब कुछ करने के बाद में, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद में भी 10-15 क्वेश्चन ये क्या करते हैं, विलोपित कर देते हैं। बताइए, इतने बड़ा आयोग है, 100 क्वेश्चन छांटना है, एक आध 2-3 क्वेश्चन में समझ में आता है, 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन इनसे डिलीट होते हैं, वो भी एक बार नहीं, लगातार पिछले कई सालों से इनसे लगातार ये होते आ रहा है। अब ये प्रक्रिया का एक अंग है कि भाग है, भगवान जाने क्या है, लेकिन चीज जो है ये बहुत बेकार है। चलिए खैर उनको छोड़ते हैं। तो 26 का जो हमारा टारगेट है, ये 26 का टारगेट, जिस स्टूडेंट ने ये क्लास पूरी अटेंड करी है और ये जो 1000 एमसीक्यू देखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कंप्यूटर पहली बार पढ़ा है या आप कंप्यूटर को 25वीं बार पढ़ रहे हो, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि यदि इन 2 चीजों को आप कवर करते हो, आप 26 नंबर लाने के हकदार हो और लाओगे। मैंने मेहनत करी है, यदि आप इनको कवर कर लेते हो, इसको कवर कर लेते हो, इसका मतलब आपने भी उतनी ही मेहनत करी है और आप लाओगे परीक्षा में। और मेरी ओर से जो मैं आपसे कह रहा हूं कि कंप्यूटर और मैथ्स में मैं आपको एग्जाम के आते आते तक इतना तो मैं आपको तैयार कर दूंगा कि आप किसी भी क्षेत्र में इन 2 सब्जेक्ट की बात कर लें, अपने आप को कम नहीं पाएंगे। तो चलिए, समय को इससे अधिक नहीं कमाते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आप लोगों को जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हम सोच रहे हैं एग्जाम को लेकर के, इसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की जो हमारी क्लास है, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था उसी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और हमें जरूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, एक 4-5 घंटे का एग्जाम के कुछ दिन पहले मैराथन सेशन भी लेंगे, जिसमें हम हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट होगा उनको कवर करेंगे। तो ये जरूरत पड़ती है तो मैं आप लोगों के लिए मैराथन सेशंस भी लेकर के आऊंगा, लेकिन जो आपसे मैंने वादा किया है कि 1000 प्लस एमसीक्यू में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, मतलब आऊंगा, और ये आपके एग्जाम के पहले ही आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लास्ट क्लास में जो हमने देखा था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, हम बात कर रहे थे सेल पे। यदि आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये क्या होते हैं बताइए, ये जो आपका वर्टिकल होते हैं, लाइंस होती है,
आपकी वर्टिकल लाइंस को किसके माध्यम से दर्शाया जाता है, तो आप बताओगे इसको हम ए बी सी डी इस तरह से क्या करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं बताइए, ये हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपके कॉलम, ठीक है। ये क्या है, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है, आपकी रो। याद रखना कि रो में क्या होता है, याद रखना कि रो मत तेरे को 3 टॉफी दूंगा, अर्थात क्या है 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ जो रो होगा वो नंबरिंग के लिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 इस प्रकार से क्या होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। अब हमने क्या देखा था कि सेल क्या होता है कि रो और क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पास एक रो और कॉलम एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, वह क्या होता है, आपका सेल होता है। तो मान लीजिए यहां पास में ये क्या है, आपका कॉलम नंबर बी है और ये आपका रो नंबर 2 है। तो कॉलम बी और रो 2 के लिए बताइए कौन सा सेल बन जाएगा। तो यहां पास देखिए ये आपका कॉलम बी आ रहा है, ये आपका कॉलम बी आ रहा है और ये आपका रो 2 जा रहा है। तो ये वाला जो होगा, देखिए ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सेल, किसका, सेल। अब आप बताइए सेल एड्रेस जो मैंने आपको बताया था, सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का क्या आपका जो मेथड होता है, क्या अप्रोच होता है। जो आपकी शुरुआत होती है वो किससे होती है, तो शुरुआत आपकी होगी हमेशा किससे, कॉलम से। किससे, आप शुरुआत करोगे कॉलम से और कहां जाएंगे, आप रो पर जाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा है, बताइए मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। शुरुआत बताइए कहां से होगी, कॉलम से होगी और एंड कहां होगा, रो पे होगा। यदि आपको कुछ भी लिखना है, यदि सपोज मान लीजिए कि आपको लिखना है C4 और आपके बाद में आपके पास में एक लिखा हुआ है 4C, बताइए इनमें से कौन सा आपका जो सेल एड्रेस है वो सही है। तो आप बताएंगे सर पहले क्या आएगा, कॉलम आएगा और फिर उसके बाद में क्या आएगा, आपका रो आएगा। इसके बाद में आपको यहाँ एक बात को और ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसको देखिएगा कि आपके पास में एक सीक्वेंस आपको और दे सकता है। क्या दे सकता है, कुछ इस प्रकार से देखिए, ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। कुछ इस तरह से देखिए क्या होता है, ये आपके पास में क्या है, कॉलम और रो। एक और क्या हो सकता है, देखिएगा मैं कॉलम को C लिखूंगा और रो के लिए मैं R लिखूंगा, है ना। तो देखिए आपको कॉलम रो कॉलम, या आपको दे सकता है रो कॉलम रो। इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा। देखिए ये किसके लिए बात हो रही है, सारी की सारी सेल एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है। यहां पास जो आपका सेल एड्रेस है बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका B और ये क्या हो जाएगा आपका 2, क्या हो गया B2। इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका B नंबर कॉलम चल रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा नंबर कॉलम है, आप बताओगे B कॉलम है। और ये मान लीजिए ये क्या है, ये आपका 4th नंबर की रो है। अब B कॉलम और 4th रो के लिए कौन सा सेल बन जाएगा, तो देखो अब ये वाला बन जाएगा। कलर चेंज करते हैं, देखिए समझिएगा कौन सा, ये। अब आप बताओ इस सेल का क्या एड्रेस होगा, ये जो आपको सेल दिखाई दे रही है। तो आप बताएंगे सबसे पहले कॉलम को काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका B। क्या बोलोगे इसको आप कह लोगे ये आपका B और ये क्या हो जाएगा आपका 4। मिटा दे के अच्छे से लिखते हैं बढ़िया से, देखिएगा ये हो गया आपका B और ये क्या हो गया आपका 4। ये क्या था आपका कॉलम नंबर B और रो नंबर 2। तो इस प्रकार से क्या है आपको इसका एड्रेस देना है। अब देखिए आपको एग्जाम में कभी कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड या क्या बोलेगा एक सही या वैध क्या है आपका सेल एड्रेस है, तो आपको 4 एड्रेस लिख के देगा। तो ध्यान क्या रखना है आपको, यहां ध्यान ये रखना है कि देखिए कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट होते हैं, आपको बना के दे सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेट जो होता है सेल एड्रेस के लिए फॉलो होता है, वह क्या होता है कॉलम और रो। अर्थात क्या है कि कितना भी आपका कोई भी आपका सेल, जो भी आपका सेल का एड्रेस हो, जो कॉलम नंबर है, जो कॉलम का जो सिंबल है, मतलब ABCDEFG और कहां से कहां तक कॉलम जाता है, A से लेके कहां तक जाता है, XFD तक जाता है, ये आपको याद रखना है। तो जो भी आपका कॉलम नंबर हो, AA, AAA, 4CA, मतलब 4CA नहीं, मतलब कि क्या CCA, ABCDE, कुछ भी आपका जो क्या हो कॉलम का एड्रेस हो, आपका लेवल हो, वो पहले आएगा, बाद में रो का नंबर आएगा। तो देखिए सपोज मान लीजिए क्या है, यहां पर हमने लिख लिया DCA 42, ये आपका एड्रेस लिख लिया। बताने का मतलब ये था कि जो कुछ भी आएगा पहले आपका कॉलम लिखाएगा। ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए C4 हो गया, पहले कॉलम लिखाएगा, बाद में आपका रो का नंबर लिखाएगा। पहले कॉलम के लिए आएगा, बाद में रो के लिए आएगा। ये क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपने लिखा B और इसके बाद में आपने लिख दिया यहाँ 45, मतलब क्या है कि कॉलम नंबर B और आपका रो नंबर क्या 45।
तो हर केस में पहले जो भी लिखाना होगा वो पहले कॉलम के लिए क्या है आपका जो अल्फाबेट्स लिखाएंगे और रो के लिए क्या नंबर लिखाएंगे। यहां पर CRC का मतलब क्या है, कॉलम रो कॉलम। मतलब कभी देखिए कॉलम मतलब सपोज यहां मैंने लिख दिया D, फिर रो के लिए क्या लिख दिया मैंने 3, फिर कॉलम के लिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया F। कभी भी ये फॉर्मेट आपका फॉलो नहीं होगा, ये फॉर्मेट क्या होता है, गलत होता है, नोट करिएगा, ये आपका नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से क्या है, रो के लिए मैंने लिख दिया यहां पास में क्या 2, कॉलम के लिए मैंने क्या लिख दिया G, और फिर क्या कर दिया मैंने यहां पास 4। ये वाला फॉर्मेट भी क्या होता है, कभी फॉलो नहीं होगा, ये भी क्या होगा आपका गलत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेल एड्रेस होता है। क्या सेल एड्रेस को आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, यही एक फॉर्मेट होता है। और यहां पर जो मैंने आपको ये डैश लगाया है, ये मैंने आप यहां पास में आपको डैश नहीं लगाना है, इनके बीच में किसी भी प्रकार का साइन नहीं आता है, याद रखिएगा, इनके बीच में किसी भी प्रकार का आपको साइन को यूज नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ क्या है आपको C और R को अलग लिखा हुआ है, अदरवाइज आपको यहां पास में कोई सा भी साइन यूज नहीं करना है। किसी भी दो जो आप सेल एड्रेस लिख रहे हो, इनके बीच में किसी भी प्रकार का साइन यूज नहीं होता, किसी प्रकार का सिंबल यूज नहीं होता है। आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते C4, या तो आप इसको C+4, ये कुछ भी नहीं लिखोगे, केवल डायरेक्टली C4 लिखाएगा, A2 लिखाएगा, F6 लिखाएगा, सिर्फ यही लिखाता है, इनके बीच में किसी प्रकार का साइन नहीं आता है। अब आपने कई बार देखा होगा कि आपको इस प्रकार से दिखाई देता होगा, इस प्रकार से A1 और ये और ऐसे करके आपको A2 दिखाई देता होगा। अब आप कहोगे सर बीच में तो सिंबल आ गया और ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अभी आपको बताता हूं ये क्या होता है, समझिएगा, कोई भी आपको किसी तरह का आपको कंफ्यूजन क्लास में नहीं होगा। तो पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैंने आपके लिए लिखा है ये होता क्या है एक्चुअल में। इसको नोट करें, देखो कुछ नहीं है, ये बेहद इंपॉर्टेंट सरल है, ये बस समझना आप। देखिए अभी मैंने क्या लिखा था, जैसे हमारे पास में B2 है तो मैंने यहां लिखा B2 और इस प्रकार से मैंने यहां लिख दिया B4। ये क्या लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर ये तो आपने कहा था कि बीच में ये कोई भी सिंबल या साइन नहीं आना चाहिए, तो यहां पास ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पास इसमें इस पूरे के पूरे में ये जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका, ये B2 लिखा हुआ है, B4 लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपका सेल एड्रेस है। क्या है, सेल एड्रेस, सेल एड्रेस है। और ये जो आपको बीच में साइन दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। क्या कहते हैं इसको, हम सेमीकोलन कहते हैं। ये जो आपको सेमीकोलन का साइन दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, ये रेफरेंस को बताता है, अर्थात उनकी रेंज को बतलाता है कि ये जो आपके जो कॉलम है, ये जो आपका कॉलम है इसकी रेंज कहां तक है। तो याद रखिएगा ये किसको बताता है, ये जो साइन है, ये जो आप इस तरह का साइन यूज कर रहे हो ये बताता है आपके रेफरेंस को। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेंज, कहां से कहां तक की बात हो रही है। तो यहां पास जो B2 और इस प्रकार का आपने ये सेमीकोलन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि बात हो रही है B2 सेल से लेकर के आपके कहां तक, B4 सेल तक की बात हो रही है। आ रहा है आपको समझ में, B2 से लेके B4 तक की बात हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। तो अब हमारे पास में एक नया वर्ड आता है, समझिएगा, आप उसको नोट करिएगा, मैं आपको बताता हूं। अब आता है हमारे पास में सेल, सेल सेल रेफरेंस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस क्या होता है यहां पर समझिएगा, जैसे आपके पास में ये इस प्रकार से बहुत सारी क्या है आपके पास में सेल है, ये क्या है A B C D, इस प्रकार से आप यहां ले लीजिए, क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5। चलिए तो देखते हैं ये क्या हो गया। देखिए ये जो आपका है ये आपका है B2 और ये क्या है आपका B4। सेल डिफरेंस की बात क्या होती है कि सपोज मान लीजिए कि आपके सेल B2 में कोई आपके पास में यहां पर समझिएगा, देखिएगा ये जो आपका B2 है, देखना देखो ये क्या है आपका, मैं इसी आगे बढ़ा रहा हूं, ये आपका जो B2 है, B2 में लिखा हुआ है 20। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका B3 में क्या लिखा हुआ है मान लीजिए 30, और B4 में मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, जो इसकी मैं एंट्री बता रहा हूं कि इसमें एंट्री कितनी है 40। तो यदि मान लीजिए कि आप जब आप MS Excel को यूज करते क्यों हैं, किसी प्रकार के
कैलकुलेशन के लिए, किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन के लिए किसको यूज करते हैं हम, एमएस एक्सेल को यूज करते हैं, बड़ी बड़ी गणनाओं को सॉल्व करने के लिए, उसकी एंट्री को उसको मैनेज करने के लिए। तो एक आपको फंक्शन अभी आगे मैं समझाऊंगा, इस प्रकार से आपको एक फंक्शन देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं आप क्या, सम। तो इस प्रकार से आपको एक फंक्शन देखने को मिलेगा, आप क्या लिखोगे यहां पास से, ऐसे लिखोगे B2 और B4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको B2 से लेकर के B4 के बीच में जितनी भी एंट्री है उसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो यहां पास में क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसको लिखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ये क्या करेगा, B2 से लेकर के B4 की सारी एंट्री को क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो आप यहां साइन देख रहे हो इसका मतलब होता है रेफरेंस। क्या होता है, रेफरेंस, मतलब कि B2 से लेकर के B4 तक का बात कर रहा है रेंज की, किसकी, रेंज की बात कर रहा है कि B2 से कहां तक, B4 तक। तो क्या कर दोगे आप, इसमें इन तीनों को जोड़ दोगे, तो 20 और 30 कितना, 50 और 40 कितना हो गया, 90। तो जब आप क्या करोगे, इस प्रकार का जब आप लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, सेल रेफरेंस। मान लीजिए ये आपका ए है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला सेल कितना होगा, A1 होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका A5। तो यहां पर यदि मैं लिखता हूं कि A1 से A5, A1 से A5, इसका मतलब क्या होता है कि सेल A1 से लेकर के A2, A3, A4 और A5, इन पांचों की क्या बात हो रही है, इन पांचों की बात हो रही है ना। तो A1 से लेकर के A5, ये क्या है, रेफरेंस है कि A1 से लेके A5। इसके अलावा जो भी आपको रेफरेंस के लिए, सपोज मान लो आपको यहां पास लिखता है, बताइए मेरे को, A1 और से लेकर के यदि आपको यहां पास में A4 लिख रहा है, तो ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए कौन सा साइन यूज करोगे आप, यहां पास सेमी कॉलन को आप यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, सेल रेफरेंस। चलिए, तो आपको यहां तक की कहानी क्लियर हो रही है। सबसे पहले हमने क्या कहानी समझी कि सेल का एड्रेस को आप कैसे करोगे, सबसे पहले कॉलम आएगा, ये जैसे कॉलम नंबर आया और रो आया B2। इसके बाद में आपको एक और क्या लेना है, सेल लेना है, वो क्या हो गया आपका B4 हो गया। तो ये क्या हो गया, B2 B4 क्या है, ये सेल एड्रेस है। यदि बात करना है कि आपको कुछ भी डेटा को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, B2 से लेकर के B4 तक के सेल की बात करनी है आपको, तो आप यहां पर क्या करोगे, रेफरेंस साइन का यूज करोगे। तो हमेशा ये वाला जो फॉर्मेट होता है, ये क्या होता है, वैलिड होता है। जिस तरीके से भी मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड सेल एड्रेस है, तो वो आपको चार ऑप्शन देगा। तो आपको कौन सा फॉर्मेट को फॉलो करना है कि पहले कॉलम आएगा और बाद में क्या, रो आएगा। फिर आपको एक ऐसा, इसी से आपको नया क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही फॉर्मेट है। तो क्या कर देगा, आपको इस तरीके से बना के देगा, A1 सेमी कॉलम A4, ये कर सकता है। फिर क्या कर देगा, इस प्रकार से आपको A1 ऐसे आपको डेस्क लगा देगा और क्या कर देगा, A4 लगा देगा। तो आपको पता है कि सेल एड्रेस के बीच में कोई भी साइन नहीं आता है, तो ये क्या आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में क्या कर सकता है, देखिएगा, इस प्रकार से आपको A1 कर देगा, ये क्या कर दिया A1, और इस प्रकार से क्या कर देगा आपका 4A कर देगा, यहां से यहां तक कर देगा। तो याद रखिएगा, देखिए ये वाला फिर से आपका फॉर्मेट क्या हो गया, गलत हो गया। पहले क्या आएगा, कॉलम आएगा, फिर रो आएगा, तो ये गलत हो गया। तो अभी आपको बस इतने ध्यान रखना है क्या, कि जब कभी भी आप सेल एड्रेस लिखोगे तो पहले कॉलम आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, रो आएगा, और दो सेल के बीच में आपको रेफरेंस लिखना है, तो क्या करोगे आप, सेमी कॉलम का इस प्रकार से यूज करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखिए, अब आता है क्या कि अभी तक जो आपने एमएस एक्सेल का जो बेसिक समझा, उस एमएस एक्सेल के बेसिक के बाद में शुरुआत करते हैं, जैसा कि हमने एमएस वर्ड में भी देखा, आपके एमएस पावर पॉइंट में भी देखा था कि एक एक करके हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत जितने भी आपको रिबन के अंतर्गत आपको टैब मिलेंगे, और उस टैब के अंतर्गत जो आपको ब्लॉक्स मिलेंगे या ग्रुप्स मिलेंगे, और उन ब्लॉक और ग्रुप्स के अंदर जो आपको क्या टूल्स देखने को मिलेंगे, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो वैसे तो क्या है कि एमएस वर्ड की बात करें, एमएस पावर पॉइंट की बात करें, या बात कर ले एमएस एक्सेल की, इन सभी में क्या होता है कि बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो इतने सारे टूल्स को हमको पढ़ना भी नहीं है। हमारे एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिनसे क्वेश्चन को, जिन टूल्स से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, हमको उनको पढ़ना है, और या तो फिर क्या जो आने की जिनकी संभावना है या बात करें बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। तो टैब के अंतर्गत जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं या जितने भी आपके टूल्स हैं, सभी के सभी को हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिलीव करिए वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, जो आपको यहाँ पास एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ये क्या होता है आपका एमएस एक्सेल का, आपको यहाँ से टैब दिखाई देंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, हमारे पास में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एमएस एक्सेल के, एक एमएस एक्सेल रिबन में कितने टैब होते हैं। तो आपसे नंबर ऑफ टैब्स पूछ सकता है, तो कितने होते हैं आप बताएंगे, 7 होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ आपका होम दिखाई दे रहा है आपको, इंसर्ट सेकंड नंबर पे, पेज लेआउट तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आपका फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए फॉर्मूला। इसके बाद में आता है आपका डाटा टैब, फिर आता है रिव्यू और फिर इसके बाद में आता है व्यू। तो कितने हो गए? और यहाँ जो आपको डेवलपर दिखाई दे रहा है ये किसी प्रकार का टैब नहीं है। तो कुल कितने टैब होते हैं आप बताओ? कि 7, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। हो रहा है क्लियर? तो कुल कितने टैब होते हैं आप बताएंगे? यहाँ पास हमारे पास में 7 टैब होते हैं। चलिए अब शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे किससे? हम होम टैब से। ठीक है, किससे शुरुआत करेंगे? होम टैब से। तो एक बार इसको आपको कुछ नोट करना हो तो नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो होम टैब से हम शुरुआत कर लेते हैं। आइए देखिए, ये क्या है हमारा होम टैब। सबसे पहले आपको यहां पास दिखाई दे रहा होगा कि जहां भी आपको ये इस प्रकार से व्हाइट दिखाता है, मतलब वो टैब क्या हो गया है? आपका एक्टिव हो गया है। सपोज मान लीजिए ये आपका एक एमएस एक्सेल की एक क्या है? वर्कशीट है। तो इस आपने एमएस एक्सेल की इस वर्कशीट को ओपन किया है, जिस भी टैब पे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पास में क्या हो जाएगा? आपका व्हाइट साइन। यहाँ पास में होम को आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट साइन आ गया है। तो व्हाइट साइन क्या बताता है? कि आपकी संबंधित टैब क्या हो गई है? एक्टिव हो गई है। अब ये होम टैब के अंतर्गत आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसको हम क्या कहते थे? ये आप कहते थे इसको ब्लॉक या ग्रुप। तो आप देखिए यहाँ पास में आपको होम टैब के अंतर्गत कितने ब्लॉक या ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए, एक क्या है आपका क्लिपबोर्ड। तो आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं कि होम टैब के अंतर्गत कितने ग्रुप या ब्लॉक्स होते हैं। तो लिखिएगा, पहला क्या होता है आपका? क्लिपबोर्ड होता है, फिर होता है फॉन्ट, फिर तीसरे नंबर पर होता है अलाइनमेंट, फिर देखिएगा नंबर, फिर इसके बाद में आता है स्टाइल और फिर आता है सेल और लास्ट में कितना है क्या आता है आपका? एडिटिंग। कितने हो गए यहाँ से आपके? 7। होम टैब के अंतर्गत आपको कितने होम टैब के अंतर्गत आपको कितने ग्रुप या ब्लॉक्स दिखे? 7। क्या क्या? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एंड एडिटिंग। अब यहां से बात करते हैं एक एक ग्रुप की। सबसे पहले आप ये देखिए क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपको पता ही है क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है कट कॉपी पेस्ट किए गए जो भी आपके पास में टेक्स्ट या फाइल होती है, उसको आप जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट क्या जो भी आपने कट या कॉपी या पेस्ट कोई भी इमेज को या टेक्स्ट को किया है, तो वो कहाँ रखे जाते हैं? वो आपके क्लिपबोर्ड में रखे जाते हैं। और मैक्सिमम कितने होते हैं? यदि आपने मैक्सिमम 24, आप मैक्सिमम 24 क्या कर सकते हो? कट या कॉपी को आपने मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट को इमेज को कट या कॉपी किया है, तो कितनी संख्या में कर सकते हैं आप? 24 से अधिक आपके क्लिपबोर्ड में नहीं आएगा। मान लीजिए क्या कर रहे हो कि आपने यहाँ पास में कुछ लिखा हुआ है, आपने उसको कॉपी कर लिया, फिर इस तरह के कॉपी कर लिया, एक इमेज को कॉपी कर लिया। ऐसे करते करते आप विभिन्न चीजों को क्या कर रहे हैं? कॉपी या कट कर रहे हो। तो मैक्सिमम जब आप 24 चीजों को, या हम बात कर लें किसी पैराग्राफ को, किसी लाइन को, किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को क्या किया आपने? कॉपी या कट किया है, तो 24 तक क्या होगा? आपके क्लिपबोर्ड में ये आपको मिल जाएगा। 25वें नंबर का कुछ भी आप आइटम को क्या करेंगे? कॉपी या कट करेंगे, तो वो आपको क्लिपबोर्ड में नहीं जाएगा जब तक कि आप किसी एक को वहां से हटाएंगे नहीं। तो ध्यान में क्या रखना है कि क्लिपबोर्ड में कितने आइटम आते हैं? तो आपको सिर्फ एक बात को दिमाग में रखना है कि क्लिपबोर्ड में कितने आइटम आएंगे, तो आप बताएंगे 24। बस आपको इतना ही बहुत ध्यान में रखना है। चलिए, तो क्लिपबोर्ड को हम अच्छे तरीके से एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं, बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आते हैं, बात करते हैं सेकंड नंबर पे फॉन्ट। इसकी फॉन्ट की, तो फॉन्ट को नोट करना। हमने ये देखा था ये क्या होता है आपका? बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, सब कुछ यहाँ पास जो आप प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। फॉन्ट में कुछ भी नया नहीं है। नया क्या है वो आपको देखना है। देखो, डिफॉल्ट रूप से आपसे पूछ ले कि एमएस एक्सेल में फॉन्ट के अंतर्गत, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये जो आपका होम टैब है, ये बताइए होम टैब आप किस लिए यूज करते हैं? जो आपने एमएस वर्ड में देखा था सेम वहां आपको यहाँ भी होगा कि जो भी आपको क्या करना है? फॉर्मेटिंग। अब आपको ये पता ही होगा कि फॉर्मेटिंग क्या होता है और एडिटिंग क्या होता है। यदि आपको फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में अंतर नहीं पता है, एमएस वर्ड के जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि क्या एमएस वर्ड और क्या फॉर्मेटिंग और एडिटिंग क्या होता है। तो होम टैब के अंतर्गत आप क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग संबंधी आप क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ये आपको क्लियर हो रहा है? तो चलिए, फॉन्ट हम की बात कर रहे थे, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये बनता है कि एमएस एक्सेल में, किसमें? एमएस एक्सेल में किसी फॉन्ट के लिए जो आपका टाइप होता है, जो आपका फॉन्ट टाइप होता है, वो डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? कैलिब्री। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में फॉन्ट साइज क्या होता है?
तो फॉन्ट बात कर ले किसकी, साइज की, तो साइज होता है 8 से लेके 72। यहां से जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपको यहाँ पास में ये 11 लिखा हुआ है, ये कितना होता है, 8 से लेके 72 होता है। और यदि हम बात कर ले साइज की, तो डिफॉल्ट रूप से डिफॉल्ट साइज कितना होता है, 11। कितना, 11। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट ओपन करी कुछ लिखने के लिए, तो जो भी आपकी जो टेस्ट इसमें लिखाएंगे, जो भी आपके इसमें क्या टेस्ट लिखाएंगे, तो उन टेस्ट के जो फॉन्ट साइज होगा वो डिफॉल्ट कितना होगा, 11 होगा। कितने से कहां तक हो सकता है, 8 से लेके 72 तक हो सकता है। फॉन्ट की शैली या बात कर ले फॉन्ट का टाइप कैसा होगा, डिफॉल्ट रूप से कैलिब्री होगा। ये आपको क्लियर हो रहा है। चलिए, तो ये क्या हो गया, आपका फॉन्ट हो गया। इसके बाद में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका अलाइनमेंट। तो चलिए अलाइनमेंट को समझते हैं अच्छे से। पहले इसको हटाता हूं मैं, इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए अभी हम बात कर रहे हैं किस पे, अलाइनमेंट पे। तो हमारे पास में बेसिकली कितने अलाइनमेंट होते हैं आपको ये देखना है। हमारे पास में जो अलाइनमेंट होते हैं, देखिए यहां पास में आपको 3 चीजें दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले क्या करता हूं, मैं आपके लिए कुछ सेल बना देता हूं। देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। देखिए, किसकी बात हो रही है, अलाइनमेंट की बात हो रही है। अब आप बताइए अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट का मतलब मैंने आपको एमएस वर्ड में बहुत, देखिए ये जितने भी जो बेसिक जो टूल्स आपके एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल में कॉमन यूज होते हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग में एक बार एमएस वर्ड में बता चुका हूं, इसीलिए मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूं। जो कॉमन यूज है वो मैंने आपको एमएस वर्ड में बता दिया। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका पेज की जो मार्जिन होती है, तो उस मार्जिन से आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो, आप अपने पेज में जो कुछ भी लिख रहे हो, तो जो आप टेक्स्ट को लिख रहे हो, तो उस मार्जिन से उसका क्या संबंध है। वो मार्जिन से लेफ्ट साइड में चिपका के लिख रहे हो, राइट साइड में चिपका के लिख रहे हो, ऊपर साइड में चिपका के लिख रहे हो, बीचों बीच लिख रहे हो, बॉटम में लिख रहे हो, वो क्या होता है, आपका अलाइनमेंट होता है। तो देखिए हमारे यहाँ पास में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ यहाँ पास, देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैसा, तो ये हमारे पास जो अलाइनमेंट होते हैं वो बेसिकली कितने 6 टाइप के होते हैं। पहला ग्रुप में क्या होता है, एक होता है आपका टॉप, सेकंड नंबर पे क्या होता है आपका मिडिल, और थर्ड नंबर पे क्या होता है, बॉटम। अब इतना तो आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, तो उनको भी दिक्कत ना हो, और हिंदी मीडियम वालों को भी इतनी तो हिंदी अच्छी, इंग्लिश अच्छी होती ही है। टॉप का मतलब क्या होता है कि जो सबसे ऊपर लिखा हुआ हो, ऊपरी, है ना। ये क्या हो गया आपका मध्य हो गया, और ये क्या हो गया सबसे आपका नीचे। ये टॉप, मिडिल का मतलब और बॉटम का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। सपोज मान लीजिए आपका सेल है, तो सेल में जो कुछ भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, मान लीजिए कि आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पास लिख रहे हो रन, RUN रन। तो यदि आप बात करेंगे टॉप की, तो टॉप में कैसे जाएगा, इस प्रकार से ये ऊपर ऊपर की ओर लिखाएगा रन। यदि आप बात करेंगे मिडिल की, तो देखो मिडिल में कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा, देखो बीचों बीच ऐसे लिखाएगा RUN। देखो यहाँ भी स्पेस छूटा हुआ है और यहाँ भी स्पेस छूटा हुआ है। और टॉप वाले में क्या हुआ, देखो नीचे पूरा स्पेस छूटा हुआ है, ऊपर से एकदम चिपका के लिखा है। क्लियर हो रहा है। अब आते हैं किसमें, बॉटम में। तो देखो बॉटम में कैसे लिखाएगा, ये कुछ इस प्रकार से आपके नीचे चिपका के लिखेगा। तो ये क्या हो गया आपका टॉप, मिडिल और बॉटम। इसके बाद में हमारे पास में एक अलाइनमेंट आता है, उसको हम कहेंगे लेफ्ट। लेफ्ट, इसके बाद में क्या होता है आपका सेंटर, सेंटर, और इसके बाद में क्या होगा आपका यहां से राइट। राइट, देखिए इसमें क्या होगा, लेफ्ट में क्या करेंगे, ये जो आपका ना यहां से आप ऐसे लिखोगे लेफ्ट से, ये इस प्रकार से लेफ्ट लिखाएगा। सेंटर में कैसे लिखोगे कि जो भी आप लिखोगे वो कैसा लिखाएगा, आपके बीचों बीच लिखाएगा इस प्रकार से। और राइट का मतलब क्या है, यदि आप राइट और लेफ्ट क्या है, आपको अपने हाथ को एज्यूम करना है। जैसे ये जो मेरा हाथ है ये कैसा है, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये मेरे लिए राइट साइड है, ये क्या है मेरे लिए राइट साइड है, और ये मेरे लिए लेफ्ट साइड है। तो जब आप लेफ्ट अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो आपका टेक्स्ट सेल के अंदर लिखाएगा वो कैसे लिखाएगा, इस सेल का ये जो आपका सबसे क्या है लेफ्ट एरिया है, और ये क्या है आपका राइट एरिया है। यदि आप लेफ्ट अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे लेफ्ट साइड से चिपक के लिखाना चालू होगा, सट के। मिडिल में बात, सेंटर की बात करोगे तो बीचों बीच लिखाएगा,
और ये बात करते हैं किसकी, राइट की, तो राइट साइड में क्या होगा कि जो आपका राइट साइड है उससे बिल्कुल सट के लिखाएगा। दिख रहा है? तो देखो पहले वाले में आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से कि लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट से चिपक के लिखा हुआ है, तो राइट का एरिया बचा हुआ है। सेंटर में क्या है कि ये इधर भी जगह उतना ही स्पेस छूटा है जहां इतना यहां भी स्पेस छूटा है। लेफ्ट और राइट में बराबर स्पेस छूटा है। बात कर लें कि आपके राइट अलाइनमेंट में, तो क्या है, देखो लेफ्ट साइड में ये जगह छूटी हुई है। तो कुल कितने अलाइनमेंट होते हैं आपके, 6 होते हैं, टॉप मिडिल बॉटम लेफ्ट राइट और सेंटर। तो ये क्या हो गए हमारे अलाइनमेंट हो गए। अब यहां से आपको एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि आपने जब तक कोई सेटिंग को एडजस्ट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो आपको क्या लिखना है, देखिए ये जो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है ये क्या होता है आपका बाय डिफॉल्ट होता है। क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। और ये आपका जो राइट अलाइनमेंट होता है ये कैसा होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, लेफ्ट भी होता है राइट भी होता है। भाई बाय डिफॉल्ट तो कुछ एक ही हो सकता है, या लेफ्ट होगा या राइट होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि लेफ्ट भी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, और राइट भी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। यहां पास जो लेफ्ट की बात हो रही है, यदि आप कुछ भी क्या कर रहे हो, यदि आप कुछ भी क्या लिख रहे हो, अल्फाबेट लिख रहे हो। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी लेटर लिख रहे हो, ए बी सी डी, राम श्याम, कुछ भी आप क्या लिख रहे हो, किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे हो। अर्थात क्या, यहां से आप ए बी सी डी कुछ भी लिख रहे हो, तो क्या होगा वो हमेशा, देखिएगा वो हमेशा कैसे लिखाएगा, आपके लेफ्ट साइड से लिखाएगा। समझना बहुत ध्यान से। मान लो क्या लिख रहे हो, हम यहां पास लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं मान लीजिए राजू। तो जो राजू लिखाएगा ना, तो वो कैसा लिखाएगा, देखो वो ऐसा लिखाएगा राजू। ये आपके लेफ्ट साइड से, ये आपके लेफ्ट साइड से लिखाएगा। और यदि आप किसी प्रकार का बात करेंगे अंक की, किसकी, यदि आप कुछ नंबर लिख रहे हो, तो डिफॉल्ट में क्या होता है ये नंबर। राइट डिफॉल्ट क्या होता है, राइट अलाइनमेंट क्या होगा आपका, बाय डिफॉल्ट नंबर के लिए होता है। यदि आप कुछ भी नंबर लिखोगे, यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जाइएगा एमएस एक्सेल में टाइप करके देखिएगा। तो यहां हमने क्या देखा, यहां हमने क्या देखा कि यदि हम कुछ अल्फाबेट या कुछ नाम लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो लेफ्ट साइड से आगे बढ़ रहे हैं। और यदि आप कुछ नंबर लिखोगे तो देखना आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से। ये क्या होगा, नंबर कैसे लिखाएगा आपका, नंबर आपका लिखाता है, देखिए कैसे, ये आपके लिखाएगा राइट साइड से। कैसे चिपकेगा, देखो जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है 214, तो देखिएगा 214 कैसे लिखाएगा, ये इस प्रकार से लिखाएगा। मतलब क्या कि आपका ये वाला पोर्शन कौन सा, लेफ्ट पोर्शन छोड़ के लिखेगा, ये क्या राइट साइड से चिपक के लिखाएगा। और कुछ यदि आप कुछ शब्द लिखते हो, अर्थात अल्फाबेट्स लिखते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच को यदि आप शामिल करते हो, बात किसकी हो रही है, लेटर की बात हो रही है। यदि आप कुछ लेटर्स लिखते हो तो वो उसके लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। हो रहा है क्लियर? तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करके लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एमएस एक्सेल में बात कर लें, जो आप सेल के अंदर कुछ भी लिख रहे हो तो उसके लिए लेफ्ट अलाइनमेंट डिफॉल्ट रूप से किसके लिए होता है, वर्ड के लिए होता है, मतलब अल्फाबेट्स के लिए होता है, लेटर्स के लिए होता है। और राइट अलाइनमेंट डिफॉल्ट रूप से क्या होता है आपका, नंबर्स के लिए होता है। कुछ भी आप नंबर लिखोगे तो वो क्या होगा आपको, जब मान लीजिए 612 लिखना है, 612, तो देखो वो आपके राइट साइड से चिपक के लिखाया है, किससे, राइट साइड से। और यदि आप कुछ वर्ड लिख रहे हो तो कहां से लिख रहे हो, देखो वो लेफ्ट साइड से। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आप पढ़ लोगे समझ लोगे तो भी आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूटे, सिंगल क्वेश्चन। चलिए तो इसको नोट करिए, अब आगे समझते हैं इसके बाद में होम टैब में हमको क्या क्या देखना है। तो ये क्या हो गया आपका, अलाइनमेंट हो गया। देखिए जिस लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूं, विश्वास करिए जब हम तैयारी करते थे ना, यदि कोई हमें ऐसा पढ़ा दिया होता, आज से ज्यादा नहीं 5-7 साल पहले जब मैं तैयारी करता था, मैंने भी कई बैंक एग्जाम दिए हैं, आपकी सीजीपीएससी भी दिया, यूपीएससी भी मैंने एग्जाम दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई हमको उस समय इस लेवल का कंप्यूटर पढ़ा दिया होता, तो क्लर्क वगैरह तो हमने कई बार निकाला, जो मेरा टारगेट था पीओ वगैरह का, तो कभी का निकल गया रहता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो आप कंटेंट आपको मिल रहा है, आप बिलीव करिए। आप किसी भी अपने मित्र से पूछिएगा जिसने कहीं भी कोई भी पेड कोर्स परचेस किया हो, यदि इस लेवल पे आपको पढ़ाया जा रहा होगा तो दोस्तों कमेंट करिए कि हाँ सर, पेड कोर्स में भी इस कंटेंट इस लेवल पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारा का सारा आपके लिए है, क्यों, ताकि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके किसी भी टॉपिक से आता है
तो आप ये ना कहें कि सर ये क्लास में सर आपने नहीं पढ़ाया था या मैंने नहीं पढ़ा था, काश मैं पढ़ लिया होता तो मेरा 1 नंबर और आता और मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो बस ये जो प्रश्न उठता है ना कि काश मैं पढ़ लिया होता, काश मेरे को मालूम होता, काश मेरे को समझ में आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाया रहता। तो इन चीजों से आपको बाद में आपत्ति ना हो, आपको दुख ना हो, आपको दर्द ना हो, इसीलिए आपको इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तो चलिए, हमने ये क्या देख लिया, आपका अलाइनमेंट। इसके बाद में देखते हैं अब क्या है। तो हमने क्या यहां से अलाइनमेंट समझ लिया। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर की आता है हमारे पास में, एक आता है, देखिए इसको होता है रैप टेस्ट और दूसरा आता है आपका मर्ज। क्या? रैप टेस्ट और दूसरा होता है मर्ज। अभी पहले समझिएगा कि रैप का मतलब क्या होता है और मर्ज का मतलब क्या होता है। सिंपली मैं आपको समझाता हूं और फिर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए आपके पास में मान लीजिए क्या है, बहुत सारे ये इस प्रकार से टेस्ट हैं, सॉरी क्या है आपके पास में, सेल है। यदि मान लीजिए यहां क्या करना चाहते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं कि माई नेम इज एक्स, यदि आप ये लिखना चाहते हैं तो अब आपको लिखना है। तो देखो यहां पास क्या लिखोगे, आपने लिखा माई और फिर क्या ये आगे बढ़ गया माई नेम, फिर ये आगे बढ़ गया इज एक्स। अब क्या हो गया, देखिए ये पूरा आपको अच्छा लग रहा है कि देखिए पूरे अलग अलग सेल में बढ़ गया। अब आप क्या चाहते हैं कि जो कुछ भी आप ये लिख रहे हैं, ये जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या हो आपके सिर्फ और सिर्फ किसमें, एक ही सेल में लिखा है। ये जो भी आप लिख रहे हैं, ये जो भी आप लिखना चाहते हैं, ये सारा का सारा किसमें लिखा है, सिर्फ एक सेल के अंतर्गत लिखा है। तो वो क्या होता है, वो जो सुविधा आपको मिलेगी वो किसके माध्यम से मिलेगी, वह सुविधा आपको मिलेगी रैप टेस्ट के माध्यम से मिलेगी। तो ये आपको पहले बस समझना है, इसके बाद में मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, वो भी आपको वहां से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आता है क्या, मर्ज। क्या आता है, मर्ज। मर्ज भी आपको समझ में आ रहा होगा। मर्ज का मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना। तो यहां पास मान लीजिए क्या है, ये आपका ये सेल, ये जो आपको 4 सेल दिखाई दे रहे हैं, आप चाहते हो कि आप इस चारों सेल को एक सेल में क्या कर दो, मर्ज कर दो। तो मर्ज का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आप दो या अधिक सेल को क्या करते हो, आपस में जोड़ देते हो। तो यहां पास आपको 4 सेल दिखाई दे रहे हैं और मर्ज करने के बाद में क्या होगा कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल दिखाई देगा। ये 4 सेल जो है मर्ज हुए क्या बन जाएंगे, आपके एक सेल बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका सेल मर्ज हो गया। तो आइए इसी को समझते हैं कि ये क्या होता है, आपका रैप टेस्ट क्या होता है और मर्ज क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या, रैप टेस्ट, सेल में टेस्ट को एक से अधिक लाइन में लिखना। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपका एक सेल में, ये 2 सेल में, ऐसे करते करते ये आपके C नंबर सेल तक एंट्री हो गई है। आप चाहते क्या हो कि सारा का सारा जो कुछ भी आप लिख रहे हो वो किसमें हो, आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल में हो। देखिए तो ये कर दिया आपने। ये जो आपको सुविधा मिलेगी किसमें मिलेगी, आपको रैप टेस्ट में देखने को मिलेगी। हो रहा है क्लियर? तो क्या होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, एक लाइन में, सेल में टेक्स्ट को एक से अधिक लाइन में लिखना। सेल के अंदर ही किसी आप टेक्स्ट को एक से अधिक लाइन में लिख रहे हो तो वो किसमें करोगे, आप रैप टेस्ट के माध्यम से करेंगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं आपका क्या, हमने क्या देखा है अगला, आपका सेल मर्ज। सेल मर्ज को समझना, सेल मर्ज में क्या होता है, दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ना। देखिए अभी मैंने आपको बताया ही था कि यहां पास देखिए ये क्या है, यदि मान लीजिए आपका ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। तो देखो ये क्या है, आपका कॉलम नंबर ए है और ये आपका रो 1 2 3 4। तो देखिए यहां पास में यदि आप बनाते तो कितने कॉलम बनते, देखो यदि आप यहां कॉलम बनाते तो A1 बनता, A2 बनता, A3 बनता, A4 बनता। और यहां क्या कर दिया आपने, चारों को जोड़ दिया और क्या एक सिंगल आपको यहां पास सेल दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ना क्या होता है, आपका सेल मर्ज कहलाता है। हो रहा है क्लियर? तो ये क्या हो गया, आपका सेल मर्ज। चलिए इसको नोट करिए। यहां देखिएगा अलाइनमेंट में कुछ और छूट रहा है क्या, वो आपको दिखा देता हूं। एक यहां पास देखिएगा, ये इस प्रकार से आपको साइन दिखाई दे रहा होगा, कैसा, ये इस प्रकार से ऐसा लिखा हुआ ए बी तिरछे रूप में और ये बना हुआ है। तो ये क्या है आपको बता दूं, ये क्या है, जो आपको ये साइन दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका सेल के अंदर जो आप टेक्स्ट लिखे हो, किसके, सेल के अंदर जो आप कुछ भी टेक्स्ट लिखे हो, ये क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उस टेक्स्ट के उस सेल के अंदर का जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी आपने लिखा हुआ है, ये क्या है, उसका ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का आपको मतलब पता ही, कैसा उसकी जो उसकी स्थिति किस प्रकार से रहेगी। यदि मान लीजिए कि आपके पास में ये एक क्या है, इस प्रकार से सेल है। अब आपने इसके अंदर क्या लिखा, आपने इसके अंदर लिखा रन, RUN रन।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा रोटेट करने का ऑप्शन। कैसा? रोटेट करने का ऑप्शन। अर्थात क्या है कि जो कुछ भी आपने इसके अंदर, कुछ भी एक सेल के अंदर आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको यदि आप रोटेट करना चाहते हो, उसको आप चाहते हो क्लॉक वाइज घुमाना चाहते हो, उसको आप उसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना चाहते हैं, तो वो क्या मिलेगा आपको? वहां पर इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। तो जैसे आपने यरन लिखा हुआ है और आपने क्या है ऑप्शन चुन लिया रोटेट क्लॉक वाइज, तो क्या होगा? ये कुछ देखो, कुछ इस प्रकार से ये आपका RUN ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या कर दिया आपने? इसको ऐसा घुमा दिया। तो ये क्या होता है आपका? ये जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, क्या? ओरिएंटेशन। मतलब आप यहां पास में सेल के अंतर्गत जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ओरिएंटेशन की बात होती है। और यहां पास में क्या छूट रहा है और देखिएगा, चलिए ये ठीक है। इसके बाद में किस में आ रहे थे हम? मैंने आपको बता दिया कि रैप क्या होता है और मर्ज क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन आपका बीच में छूट गया था, तो ये क्या हो गया आपका? सेल मर्ज हो गया। अब हमारे पास में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो है आपका क्या? इसके बाद में नंबर ब्लॉक। ये समझिएगा, नंबर ब्लॉक। नंबर ब्लॉक में ना क्या पूछता है आपको, देखिएगा ये नंबर ब्लॉक क्या होता है। समझिएगा, ये क्या किया है आपके पास में, इस प्रकार से बहुत सारे सेल हैं, कुछ भी यहां नाम दे दो आप, ABCDE। ये क्या? 1 2 3 4। अब देखिएगा यहां पास में क्या लिखा हुआ है। जैसे आपने इस सेकंड में लिखा है 125, यहां लिखा है आपने 142, यहां आपने लिखा है 148, यहां आपने लिखा है 200, इधर आपने क्या लिख दिया? मान लीजिए कुछ भी आप नंबर लिख दो, 452, 506। इस प्रकार से क्या है आपने सबके अंदर कुछ ना कुछ एंट्री करी है। अब जब आप नंबर वाले ब्लॉक में जाएंगे तो यहां पास आपको विभिन्न सारे क्या मिलते हैं? ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या? करेंसी, टाइम, परसेंटेज। जब आप इस पर क्लिक करोगे, यहां पास देखो आपको दिखाई दे रहा है परसेंटेज का साइन, यहां आपको दिखाई दे रहा है करेंसी, ये आपको यहां पास में दिखाई दे रहा है क्या? यहां पास आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि क्या मिलेगा आपको? टाइम मिल जाएगा, और क्या मिलेगा आपको? करेंसी, और क्या मिलेगा आपको? परसेंटेज। तो इस प्रकार से क्या है आपको? टाइम, करेंसी, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? अकाउंटिंग पर्पस से भी मिल सकता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है वो समझना आप। ये जो मैं आपको इतना सब कुछ पढ़ा रहा हूं, इसको आप लोग कंपाइल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? समझ तो रहे हो, पर इसका उपयोग कैसे करना है वो आपको समझ में आ रहा है ना? जब आपसे एग्जाम में पूछेगा बताइए रैप टेस्ट क्या होता है, इतने डिटेल से मेरे बताने के बाद में आपको बन तो जाएगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं करोगे आप एग्जाम में ना कि भाई सब कुछ पढ़ लिया और हमको परिभाषा ही नहीं पता था कि मतलब क्या होता है। तो ये कभी भी इस प्रकार से गलती भूल मत करना। यदि आप इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं तो बकायदा आप घर में जाकर इसको एक बार रिवाइज करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, समझ के पढ़िएगा, किसी प्रकार के कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो देखिए यहाँ पास में क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर। नंबर ब्लॉक में आपको क्या सुविधा मिल रही है कि आपके पास में जो भी सेल के अंतर्गत, क्या? सेल के अंतर्गत देखो यहाँ पास में क्या लिखा हुआ, ध्यान देना। मैं आपसे क्यों कह रहा था अभी, आपसे जो कहा ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लिखा हुआ है नंबर। किसका? नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी क्या होगा, एक से लेकर के क्या आपके 0 से लेकर 9 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं बनेंगी, नंबर का मतलब क्या होता है कि जो संख्याएं बनेंगी किससे? 0 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर वह क्या होगा आपका? नंबर, अर्थात क्या? संख्या। तो यह जो आपका ब्लॉक है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। देखिए आपके जो जितने भी सेल है, मैंने वहां पास क्या लिखा हुआ है? नंबर लिखा हुआ है। कहीं भी मैंने वहां पास में किसी प्रकार का वर्ड यूज नहीं किया है, राम श्याम घनश्याम कुछ भी यूज नहीं किया है मैंने वहां। अब देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? करेंसी। ये क्या दिखाई दे रहा है? परसेंटेज। सपोज मैं लेता हूं किसको? देखिए ये वाला सेल का एड्रेस क्या होगा बताओ? इस सेल का एड्रेस क्या होगा? तो आप बताओगे A1। A1 में क्या लिखा हुआ है? 125 लिखा हुआ है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहां मैंने क्लिक किया, इसको मैंने एक्टिव किया। मैं गया करेंसी में और करेंसी में मैंने इंडियन करेंसी को चुना और उसको मैंने क्लिक कर दिया। तो पता है यहां पास में क्या लिखा जाएगा? ये जो 125 लिखा हुआ है ये कैसा लिखा जाएगा? ये कुछ इस तरह से आपका रुपीस साइन आएगा और रुपीस 125 लिखा जाएगा। आपने सपोज मान लो आपने लगा दिया क्या? डॉलर का साइन, तो डॉलर 125 लिखा जाएगा। अभी देखिएगा यहां पास में क्या लिखा हुआ है? 148 लिखा हुआ है। आपने यहां पास इस सेल को आपने एक्टिव किया, आप गए किसमें? परसेंटेज में। तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये आपका लिखा जाएगा 148%, ऐसा लिखा जाएगा। मतलब सपोज आपके पास में एक एंट्री है, आप चाहते हो इसको पूरी एंट्री को परसेंट में चेंज करना,
तो ये सब किसके माध्यम से होगा? आपके नंबर ब्लॉक के अंतर्गत आपको जो सुविधा मिली है उसके माध्यम से होगा। मतलब आप यहां पास में परिभाषा लिखिएगा, देखिए चलिए मैं कहां लिख दूं, पहले चलो उसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि नंबर ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि आपके सेल के अंदर, नोट करिएगा, एक सेल के अंतर्गत लिखे हुए नंबरों को नोट करिएगा, परिभाषा को, किसके? आपके नंबर ब्लॉक में जो आपकी परिभाषा होती है लिखिएगा कि एक सेल के अंतर्गत, एक सेल में इनपुट किए गए नंबर्स के फॉर्मेट को दर्शाने के लिए, एक सेल के अंतर्गत लिखे हुए नंबर्स को किसी फॉर्मेट में दर्शाने के लिए क्या आप नंबर ब्लॉक का यूज करते हैं? इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा आपको? तो देखिएगा, इसके अंतर्गत आपको मिलेगा, लिखिए करेंसी, टाइम, परसेंटेज, अकाउंटिंग संबंधी आपको क्या टूल्स मिलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका नंबर ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद में क्या बचता है आपका? स्टाइल। क्या बचता है? स्टाइल। तो आपको यहां से क्या करना है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ब्लॉक नहीं है स्टाइल, बस यहां से ये ध्यान में रखना है कि स्टाइल में आपको 8 प्रकार की स्टाइल मिलती है। एमएस एक्सेल में स्टाइल ब्लॉक के अंतर्गत आपको 8 प्रकार की स्टाइल मिलती हैं। बस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद में आता है आपका क्या? एडिटिंग। इसके बाद में क्या आता है? एडिटिंग। उसको देखते हैं। देखिए ये क्या है आपका? एडिटिंग। एडिटिंग में आपको यहां पर सबसे पहले आपको दिखा रहा होगा ऑटो सम। क्या? ऑटो सम। हम किसमें आए हैं? एडिटिंग। एडिटिंग ब्लॉक के अंतर्गत सबसे पहले आपसे पूछता है ऑटो सम। इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इसकी क्या होती है? एक शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की क्या होती है? आप लिखेंगे ऑल्ट प्लस इक्वल साइन। याद रखना, ये जो बीच में मैंने यहां पास जो प्लस साइन यूज किया हुआ है ना, इस प्लस का मतलब क्या होता है कि ऑल्ट बटन और इक्वल साइन को आप क्या करोगे? दबा रहे हो। अब ये यहां पास ये दिमाग मत लगाना कि ऑल्ट प्लस इक्वल ये तीनों आपको यूज करना नहीं, ये तीनों साइन का यूज नहीं करना है। बताने का मतलब ये है कि आप पहले ऑल्ट बटन को दबाओगे, फिर प्लस साथ में और क्या दबाओगे? इक्वल साइन को दबाओगे। तो इसका शॉर्टकट की क्या हो गया आपका? ऑल्ट प्लस इक्वल। इसमें क्या होता है, ये कुछ और ज्यादा ही इंपॉर्टेंट नहीं, बस सिंपल सा क्या है, ये जैसे मान लीजिए आपके पास में बहुत सारे सेल हैं, इस सेल के अंदर में क्या है, मान लीजिए यहाँ पास में क्या लिखा हुआ है, ये 40 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है और ये 15 लिखा हुआ है। तो जैसे ही क्या करोगे आप यहाँ पास ऑटो सम में जाओगे तो आपको ऑप्शन देगा, सेल रेफरेंस बोलेगा कि कहां से कहां तक क्या करना है, आपको जोड़ना है। ऑटो सम का मतलब क्या होता है? ऑटो सम का मतलब ये होता है कि दिए या आप बोल लो चुने, सेलेक्ट किए गए सेल के इनपुट को, आपने इसमें जो भी इसमें इनपुट किया हो, इनपुट को जोड़ना। मतलब आपने सेलेक्ट किए गए सेल के इनपुट को जोड़ना। आपने जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन पूछेगा कि कहां से कहां तक के सेल को आपको जोड़ना है। तो ये क्या है, सपोज मान लीजिए ये आपका लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ 1 2 3 4, तो क्या दबा दोगे आप? यहां ले लोगे क्या? A1 से लेकर के रेफरेंस कहां से कहां तक का दोगे? A4 तक का। तो ये क्या हो जाएगा आपका? A4। तो जैसे ही आप यहां पास ऑटो सम करोगे, A1 सेमीकोलन A4 करोगे तो इन सबको क्या कर देगा वो, यहां पास आप क्लिक करोगे तो यहां पास क्या कर देगा, आपको जोड़ के इसकी आपको वैल्यू दे देगा। तो ये क्या हो गया आपका? ऑटो सम हो गया। इसके बाद में देखिएगा यहां से सेकंड नंबर क्या पूछता है आपसे, फिर पूछता है यहां से, एक आपको मिल रहा है सॉर्टिंग। क्या है? एक आपको सॉर्टिंग मिल रहा है और एक आपको क्या मिल रहा है? फिल्टर। देखिएगा सॉर्टिंग में क्या होता है कि सॉर्टिंग में कुछ नहीं रहता है। देखिए ये आपको ना इसको ए से लेके जेड के रूप में जमाना। ये क्या होता है? ए से लेके जेड के फॉर्म में इसको क्या करना? जमाना। और इसके बाद में यह क्या करना? जेड से लेके ए तक। मतलब क्या हो रहा है, इसको आप क्या कह सकते हो? एस्केंडिंग ऑर्डर में, एस्केंडिंग ऑर्डर में। और ये क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। यदि आपके पास में कुछ भी अल्फाबेट्स है, आपने कुछ नाम लिखा हुआ है, तो उनको सभी को आपको A B C D के क्रम में जमाना है।
या उनको जेड से लेके एक ही क्रम में जमाना है, अभी समझाता हूं। या मान लीजिए आपको दिया हुआ नंबर्स लिखे हुए हैं, एक से लेकर के आपको उसको आगे बढ़ाना है। मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक के हैं तो आपको उनको बढ़ते क्रम में जमाना है। या आपके पास में कुछ नंबर्स है, उनको क्या करना है, आपको घटते क्रम में 100 से लेकर उसको क्या करना है, आपको एक तक लेकर के आना है। समझिएगा कैसे। ये आपके पास में क्या है, ब्लॉक सेल्स हैं। अभी देखिएगा क्या है, मान लीजिए कि यहां इसको हमने नंबरिंग दे दी A B C D 1 2 3 4। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है अजय, यहां लिखा हुआ है राहुल, यहां लिखा हुआ है आशीष, है ना, और यहां पास में क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है रेखा। जब आप शॉर्ट में जाओगे, ये आपको ए से जेड दिखाई दे रहा है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपसे फिर से क्या मांगेगा, रेफरेंस मांगेगा। आप रेफरेंस को लिखोगे तो सॉर्टिंग के बाद में पता क्या होगा, ये देखो इस प्रकार से ना, ये जो आपका अजय है और आपका जो आशीष है वो तीसरे नंबर पे है, लेकिन क्या होगा, आपका पहले नंबर पे अजय रहेगा, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, आपका आशीष आ जाएगा, फिर थर्ड नंबर पे क्या आएगा, देखिए यहां पास आपका राहुल लिखा हुआ है, ये राहुल आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, आपके यहां पास में रेखा आ जाएगा। तो क्या कर दिया, उसको सभी को ए और ये आर था तो उनको जमा दिया। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका क्या रोल नंबर आपको क्या अलॉट करना है, और जो यदि बहुत सारे मान लीजिए 1000 10,000 लाखों की संख्या में आपके पास में क्या है, अभ्यर्थी हैं, आपको उनको रोल नंबर अलॉट करना है उनके अल्फाबेट के आधार पर। तो क्या करोगे, आपके पास में लिस्ट पूरी बनी हुई है, लेकिन आपको क्या करना है, उनके अल्फाबेट के आधार पर उनको रोल नंबर देना है। तो क्या करोगे, आप सारे सेल को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, और यहां पर क्या कर दोगे, आप उसको सॉर्टिंग कर दोगे। तो जितने भी आपके पास में अभ्यर्थी या स्टूडेंट या जितने भी आपके पास में सेल में इनपुट हैं, सभी के सभी क्या है, आपके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जम जाएंगे। या मान लीजिए क्या है, आपके पास में एक नंबर है, आपने लिखा है 10, यहां पास लिखा हुआ है 40, यहां लिखा हुआ है 20, यहां लिखा हुआ है 30। ये अब क्या करना है कि आपको इनको एक क्रम में जमाना है, बढ़ते या घटते क्रम में। बात करते हैं क्या, हम बात करते हैं आपके बढ़ते क्रम में, 10 20 30 40 में जमाना है। तो क्या करोगे, आप ये सेल का रेफरेंस दोगे और क्या कर दोगे, यहां पास में सॉर्टिंग कर दोगे। जब आप सॉर्टिंग कर दोगे तो कैसे हो जाएगा, देखना, ये हो जाएगा आपका 10, फिर ये 20 है, फिर ये 30 है, और फिर ये है 40। तो क्या है, ये एक क्रम में जम जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका सॉर्टिंग हो गया। इसको नोट करिए। इसके बाद समझते हैं क्या आपका फिल्टर क्या होता है। तो क्लियर हो रहा है, सॉर्टिंग मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास में एमएस एक्सेल में सेल है, उस सेल में जो भी आपके पास में क्या इनपुट है, उनको क्या करना है, आपको एक क्रम के अनुसार जमाना है। या तो आपको उनको बढ़ते क्रम में जमाना है या उनको आपको घटते क्रम में जमाना है। उसके लिए क्या करोगे, आप सॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग करोगे। किसमें जाओगे, आप सॉर्टिंग में जाओगे। एक आपका जो सॉर्ट जो आपका टूल है, ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो, तो आप बताओगे ये आपके होम टैब के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अभी तक हम जितने भी टूल दिख रहे हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, आपके होम टैब के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आपसे एग्जाम में इतना सब कुछ ना पूछ के आपसे पूछ देगा कि जो आपका सॉर्ट, किसी भी आपको टेस्ट को सॉर्ट करना है किस टैब का, ये आपसे पूछ लेगा कि सॉर्टिंग, सॉर्ट लिख देगा, या क्या पूछ देगा आपसे, सॉर्टिंग किस टैब के अंतर्गत में आता है, पूछ देगा होम के अंतर्गत आता है, इंसर्ट के अंतर्गत आता है, पेज लेआउट में आता है, या डेटा में आता है। तो क्या लिखोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी टूल्स मैं आपको बता रहा हूं उसको आप लाइन से नोट करते जाइएगा। तो अभी तक हम जितने भी टूल्स पढ़ रहे हैं वो किसके अंतर्गत में आ रहा है, आपके होम टैब के अंतर्गत आ रहा है। चलिए अब हमको क्या देखना है, फिल्टर देखना है। फिल्टर क्या होता है वो समझिएगा। देखो फिल्टर आपके पास में क्या है, मान लीजिए आपके पास में बहुत सारे क्या है, सेल हैं। ये देखिए इस प्रकार से, चलो भाई इनकी एंट्री कर लो। ये क्या हो गया, ए बी सी 1 2 3 4 5। अब यहां पास में क्या है, आपको यहां लिखा हुआ है, ये है राम, यहां लिखा हुआ है पास, यहां लिखा हुआ है अजय, ये है फेल। बोलो आपका नाम, किसी एक का नाम बोलो, रमेश, ले भाई रमेश पास। बोलो जिसको फेल करवाना है, क्या बता रहे हो, क्या नाम बोल रहे हो, कविता। अच्छा, कविता से क्या दुश्मनी है आपकी, लो भाई कविता को फेल कर दिए। और एक आध का नाम बोलो, किसी और का नाम बोलो, क्या बोल रहे हो, रानी,
भाई सबसे दुश्मनी दुश्मनी चल रही है क्या भाई? रानी रानी क्या करवा दो भाई, इसको पास करवा दो। अब रानी नाम है तो कुछ तो अच्छा करे। अब ऐसा मत बोलना कि कविता नाम खराब होता है। चलिए मजाक चल रहा है। तो ये क्या है आपके पास में, कुछ इस प्रकार से आपके सेल में डेटा है आपके पास। राम क्या है? पास है। अजय क्या है? फेल है। रमेश क्या है? पास है। कविता क्या है? फेल है। और रानी क्या है? पास है। अब आप क्या चाहते हो कि आप इन जो आपको आपके पास में डेटा है, ये तो आपको 5-6 दिखाई दे रहा है। सपोज मानिए कि आपके पास जो डेटा है वो कितने हजारों की संख्या में हो। अब और क्या करना है कि आपको इनमें से किनको क्या करना है, फिल्टर करना है, किनको जो पास हैं। क्या है तो आपको क्या करना है, फिल्टर करना है जो कैसे हैं, पास हैं। तो उसके लिए क्या करोगे आप यहाँ पास के लिए, तो अब आप फिल्टर ऑप्शन में जाओगे। क्या करोगे आप, फिल्टर ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पास में क्या लिख दोगे, वो आपसे पूछेगा। वहां आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको किसको फिल्टर करना है। वो आपसे कुछ क्या मांगता है, कंडीशन मांगता है। तो फिल्टर में क्या लिख दोगे आप, पास, और क्लिक कर दोगे। तो अब आपको जो इस प्रकार से जो आपको डेटा मिलेगा, तो जो आपको एक नया डेटा मिलेगा फिल्टर करने के बाद में। फिल्टर ये क्या था आपका, फिल्टर करने के पहले का डेटा था। फिल्टर करने के बाद में क्या मिलेगा, देखो आपका क्या है, राम, और क्या है, रमेश, और यहां पास में क्या है, रानी। तो इस प्रकार से क्या मिल जाएगा आपको, एक डेटा मिल जाएगा। और ये सभी के सभी क्या है यहाँ पास में इस प्रकार से लिखा रहेगा, पास। पास मतलब क्या है कि आपके पास में पास फेल के इतने सारे हजारों आपके पास में ऑप्शन है। आप एक लिस्ट निकालना चाहते हो किनकी, कि जो व्यक्ति पास हुए हैं। तो कुछ नहीं करोगे आप, इसको अपने इस पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करोगे, फिल्टर वाले ऑप्शन में जाओगे और वहां पास में क्या आप डाल दोगे, पास। यदि आपने पास डाल दिया तो वो जितने भी आपके पास में ये पास 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 लिखा होगा, अर्थात क्या, आपके सफल पास, तो उनके क्या कर देगा, उनकी एक आपको लिस्ट बना के दे देगा इस प्रकार से। तो हो रहा है क्लियर। फिल्टर का मतलब क्या है कि जो भी आप रो को या कॉलम को आप किसी भी तरीके से फिल्टर करना चाहते हो, तो किसके माध्यम से करोगे, फिल्टर के माध्यम से करोगे। और ये जो आपका फिल्टर है, ये किस ब्लॉक के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं, एडिटिंग ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। एडिटिंग ब्लॉक के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, याद रखिएगा। आपसे ये एग्जाम में पूछ भी चुका है कि ऑटो सम, ये जो आपको ऑटो सम दिखाई दे रहा है, ये आपका जो टूल है, ये किस आपके ब्लॉक या आपके टैब के अंतर्गत आता है। तो आप बताएंगे ये होम टैब के अंतर्गत आपको एडिटिंग में देखने को मिलता है। और क्या क्या देखा आपने, सॉर्ट देखा, और क्या देखा आपने, यहां से एक फिल्टर करना देखा। चलिए, तो ये तो क्या हो गया आपका, होम टैब हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले टैब की ओर। अब हमारे पास में आता है इंसर्ट टैब। तो देखिएगा, इंसर्ट टैब में सबसे इंपॉर्टेंट यहां से जो क्वेश्चन बनता है, सिर्फ आपको मेरे को वही बताना है। तो सबसे पहले आप नोट करिए क्या, कि इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपको कौन कौन से क्या मिलते हैं, ब्लॉक्स मिलते हैं, उनको नोट करिएगा। एक मिलता है आपको टेबल, पहले नंबर का क्या मिलेगा आपको, टेबल। फिर आपको मिल रहा है इलस्ट्रेशंस, क्या मिल रहा है आपको, इलस्ट्रेशंस। फिर आपको मिल रहा है एड इन्स। फिर क्या मिल रहा है आपको, चार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। देखिए, पहला आपका टेबल इंपॉर्टेंट है, फिर यहां से आपका चार्ट इंपॉर्टेंट, यहां से पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप बस खाली लिख लो, पढ़ लो, याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख ले रहो। स्पार्क लाइंस हो गया, फिल्टर हो गया, लिंक, ये लिंक सभी में रहता है, हाइपर लिंक। कंट्रोल प्लस के क्या होता है आपका, हाइपर लिंक के लिए एक क्या होता है, शॉर्टकट की होता है। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पास में टेक्स्ट, यहाँ आपको टेक्स्ट में क्या मिल रहा है, हेडर मिल रहा है, फुटर मिल रहा है, टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है। ये सब मैंने आपको किसमें बताया है, एमएस वर्ड में आपको बताया था कि हेडर फुटर क्या होता है। इसके बाद में यहाँ पास देखिए सिंबल, सिंबल भी मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था कि आपको कोई इक्वेशन लेकर के आना है या आपको कोई सिंबल लेकर के आना है, तो आप इसमें इंसर्ट टैब में जाएंगे। तो हमको क्या पढ़ना है, बेसिकली हमको इसमें पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है टेबल ब्लॉक। और टेबल ब्लॉक में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पाइवोट टेबल। क्या, पाइवोट टेबल, ये क्या, पीआई, पाइवोट टेबल। ये क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं पिवट टेबल। ठीक है, इसी को आपको पढ़ना है सिर्फ टेबल ब्लॉक से। और एक होता है आपका चार्ट, यहां से आपको इन दो ही से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपसे पूछता है कि ये पिवट टेबल क्या होता है। देखिए यहां पास में एक नाम जुड़ा हुआ है, टेबल। तो ये आप देखना कि टेबल ब्लॉक के अंतर्गत क्या, टेबल, टेबल किसमें आ रही है आपका, इंसर्ट। इंसर्ट टैब के अंतर्गत में एक ब्लॉक क्या है आपके पास में, टेबल है। इस टेबल ब्लॉक के अंतर्गत आपको एक टूल मिल रहा है जिसका नाम क्या है, पिवट टूल। क्या, पिवट टेबल। अब आपको यहां से एक चीज पकड़ना है कि जो पिवट टेबल है, इसमें एक वर्ड क्या आपको मिल रहा है, टेबल। मतलब क्या है कि ये जो कुछ भी हो एक टेबल के फॉर्म में होगा। अब बहुत सिंपल भाषा में समझना, या तो यहां पास आप इस परिभाषा को पढ़ लो
कि सारांशित मतलब क्या, समराइज्ड। सारांशित का मतलब क्या होता है, समराइज्ड। समराइज्ड डेटा और समराइज्ड डेटा और डेटा का विश्लेषण। देखो समराइज्ड डेटा और डेटा का विश्लेषण मतलब क्या, डेटा को एनालाइज करने और आपको अपने डेटा में तुलना और पैटर्न देखने को देता है। मतलब क्या है यहां पर समझिएगा, ये जहां जहां पास में और लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये आपका या मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने पास जो आपके पास में एक डेटा टेबल में एक डेटा है उसको आप सारांशित कर सकते हो, उसको आप समराइज कर सकते हो। ये वर्ड को ध्यान में रखना, पिवट टेबल के साथ में आप इस वर्ड को जोड़ के लिखना, बस केवल 2-3 शब्द लिख लो। पिवट टेबल लिखना, उसके आगे क्या क्या लिख लो, सारांशित या समराइज्ड डेटा, उसके आगे लिख लो डेटा का विश्लेषण, डेटा की तुलना या उसके पैटर्न को देखना। अब समझना, मैं आपको बताता हूं बहुत सरल भाषा में। याद क्या रखना है आपको कि किसी भी जो आपके पास में टेबल है, आपके पास में एक बहुत बड़ा विशाल डेटा है, उस बड़े डेटा को छोटे समराइज्ड रूप में उसको क्या करना, उसको सारांशित करना, छोटे रूप में ला करके उसको क्या करना, देखना। क्या होता है वो आपको सुविधा कहां से मिलती है, वह सुविधा आपको मिलती है पिवट टेबल से। ये आपको क्या करना है, एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, जो आपको डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब ये पिवट टेबल होता क्या है, बस आपको मैं सेकंडों में समझाता हूं। देखिए सपोज ये मान लीजिए आपके पास में एक टेबल है और ये क्या आपके पास में एक टेबल है। टेबल के अंदर क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं और उससे क्या बनते हैं, मिलके सेल बनते हैं। तो ये टेबल है आपकी, टेबल के हम अंदर क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से बना लिया हमने क्या, कॉलम, और ये क्या हो गई आपकी रो, ये क्या हो गया आपके कॉलम और ये क्या हो गया आपके रो। देखिए इसको हमने नाम दे दिया ABC12, है ना। एक काम करते हैं, इसको नाम नहीं देते हैं। देखना अभी क्या है, नाम दो या ना दो, वो तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट उसमें नाम दिया रहता है। अभी देखना कि क्या है, ये आपका क्या है, मेन टेबल है। समझने के लिए क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपकी मेन टेबल है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपकी पिवट टेबल है। देखिए सपोज मान लीजिए क्या है कि आपके पास में यहां पास में क्या है, बाइक, यहां क्या है, स्कूटी, ये कंपनी है हीरो, ये कंपनी है होंडा, और ये ले लो मान लो क्या, आप कोई सी कंपनी ले लो, ये ले लो क्या आप यहां से रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड की स्कूटी तो आती नहीं है, फिर भी समझने के लिए ले लो, है ना। अब क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास में ये कितनी है बाइक, हीरो होंडा की कितनी है, 40 है, ये क्या है 50 है, ये क्या है 60 है। आपके पास में एक बहुत बड़ा डेटा है। स्कूटी कितनी है, मान लीजिए आपके पास में स्कूटी कितनी है, 100 है, ये आपकी होंडा की 200 है, और ये क्या है 0 है। अब आपके पास में इसी प्रकार से मान लीजिए कि क्या है कि एक विशाल डाटा है बाइक का, स्कूटी का, उनके अंतर्गत आने वाले पार्ट्स का और अलग अलग कंपनियों का है। अब आप चाहते हो कि आप इस बड़े डेटा से, इस पूरे बड़े डेटा से आपसे एक आदमी बोल रहा है कि भाई मेरे को क्या चाहिए, मेरे को केवल ना सब कंपनियों का, जितनी भी हीरो है, होंडा है, रॉयल इनफील्ड है, इनके अंतर्गत जो बाइक्स हैं, जो बाइक है, मेरे को उनके नाम बताओ, उनकी संख्या बताओ। तो इतने बड़े डेटा में से क्या करा आपने, केवल किस भाग को निकाल लिया, जितनी भी कंपनियां हैं उनके अंतर्गत आने वाली बाइक। तो यहां पास में क्या लिख लिया, ये आपने लिख लिया हीरो, ये आपने यहां लिख लिया होंडा, और यहां आपने लिख लिया रॉयल इनफील्ड। और इनके अंतर्गत आने वाली बाइक कौन कौन सी है, बाइकों की संख्या क्या क्या है, तो आपने उनकी बाइकों की संख्या को लिख दिया। मतलब कोई व्यक्ति है आपका, सपोज आपका बॉस है, कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसी एजेंसी में, उसका बॉस ने कहा कि यार मेरे को इतना सब डेटा मत बताओ, इतना सब डेटा मिल जाएगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मेरे को आप इतना बताओ कि जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों में बाइक्स के अंतर्गत कितनी कितनी बाइक्स हैं, तो उनका आप मेरे को डेटा दो। तो क्या करेगा वो, पिवट टेबल के माध्यम से क्या करेगा कि एक विशाल डेटा को क्या कर देगा, समराइज्ड कर देगा। क्या करके देखिए, इतना बड़ा डेटा था उसको इस छोटे से एक समराइज्ड या डेटा को क्या कर दिया, सारांशित कर दिया। तो वो क्या होता है, आपका पिवट टेबल होता है। चलिए ये तो क्या हो गया आपका इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपने क्या पढ़ लिया, टेबल। इसके बाद देखिएगा और क्या आता है आपका, एक चार्ट। चार्ट में कुछ नहीं होता, बस ये समझना कि आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये चार्ट आपको किसी भी एमएस एक्सेल शीट में आपको चार्ट को इंसर्ट करवाना है, तो किस आप टैब के माध्यम से करेंगे, होम टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, या आपका क्या इंसर्ट। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपके इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है। किसके, इंसर्ट टैब के अंतर्गत। क्या, चार्ट। चार्ट में आप क्या कर सकते हो, ये आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप कहते हैं पाई चार्ट,
ये क्या होता है आपका स्कैटर होता है, ये क्या होता है आपका लाइन होता है। फिर आपने देखा होगा इस प्रकार से, आपने एग्जाम में देखा होगा कई बार आपको क्या है बार भी मिलता है देखने के लिए। तो ये जितने भी आपके लाइन है, सरफेस है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये रिकमेंडेड आपका क्या, ये आपको बार दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या होते हैं आपके चार्ट होते हैं, और ये किस टाइप के अंतर्गत आते हैं, आपके इंसर्ट टैब के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला आपके पास में कौन सा टैब है। अब हमारे पास में आता है पेज लेआउट। इसमें भी बस हमको उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब इस पेज लेआउट टैब के अंतर्गत में आपको कौन कौन से ब्लॉक या ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। पहला आपको इसको नोट कर लो, क्या थीम, और क्या मिल रहा है आपको पेज सेटअप, और क्या मिल रहा है स्केल टू फिट, और देखिए क्या मिल रहा है सीट ऑप्शन, और क्या मिल रहा है यहां से आपको एक मिल रहा है आपको अरेंज, क्या मिल रहा है अरेंज। देखो सबसे पहले आते हैं थीम में। तो थीम क्या होता है कि आपके पास में जो एक एक्सेल सीट है, ये जैसे ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये क्या है आपकी एक एक्सेल सीट होती है इस प्रकार से। ये क्या है मान लीजिए आपकी एक एक्सेल सीट है। तो इस एक्सेल सीट में आपको किसी प्रकार का कलर देना है, कुछ स्पेशल फॉन्ट देना है, कुछ स्पेशल इफेक्ट देना है, तो वो क्या आप थीम ब्लॉक के अंतर्गत दे सकते हो। सेकेंड नंबर पे आता है आपका पेज सेटअप। अब देखिएगा दो सेटअप हो सकते हैं, एक तो हमने देखा था फॉन्ट, और एक हम देख रहे हैं क्या पेज। अब देखिए फॉन्ट हमने कहा देखा था, फॉन्ट का हमको जो कुछ भी काम करना था वो हमने देखा था होम टैब के अंतर्गत। यदि आपको पेज के अंतर्गत जो भी काम करना है तो वो कहां करोगे आप पेज लेआउट के अंतर्गत करोगे। आ रहा है समझ में। तो ये क्या हो गया आपका पेज लेआउट। तो देखिए यहां से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ओरिएंटेशन। क्या ओरिएंटेशन, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो आपका एमएस एक्सेल में एक एमएस एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो आप बताओगे पोर्ट्रेट। क्या होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, देखिए इस प्रकार से आपको लंबे रूप में दिखाई देगा, कैसे ऐसे लंबे रूप में दिखाई देगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यदि आप बात करोगे एमएस किसकी किसकी एमएस वर्ड में और आपके एमएस एक्सेल में, जो आपका पेज का जो ओरिएंटेशन होता है, जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है, आप बताओगे पोर्ट्रेट होता है। कैसा पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट का मतलब क्या, ऐसा आपको लंबा दिखाई देता है। और यदि आप बात करोगे एमएस पावर पॉइंट की बात करोगे, तो पावर पॉइंट में कैसा होता है, लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप मतलब कैसा, इस प्रकार से आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है। हो रहा है क्लियर। चलिए तो ये क्या हो गया आपका पेज लेआउट। तो इसमें हमने क्या देख लिया, आपका पेज लेआउट में जो आपका ओरिएंटेशन होता है किसी पेज का एमएस एक्सेल में, वो कैसा होता है बाय डिफॉल्ट। कैसा होता है बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। इसके बाद में और क्या इंपॉर्टेंट यहां पास देखिएगा, साइज, प्रिंट, बैकग्राउंड वगैरह छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक यहां एक वर्ड आता है ग्रिड लाइन। देखिए ये आपको लिखा हुआ है क्या ग्रिड लाइन, किसके अंतर्गत में है, ये आपके सीट ऑप्शंस ग्रुप या ब्लॉक के अंतर्गत में क्या आ रहा है, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए आप बता रहा हूं मैं आपको, यही देख लो आप, ये आपको एफ दिखाई दे रहा है। एफ क्या है, ये आपका कॉलम है, इसमें आपको ये सेल दिखाई दे रहा है, ये आपको सेल दिखाई दे रहे हैं। ग्रिड लाइन क्या होता है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, देखो ये जो आपको ये लाइन, ये जो लाइन हो रही है ना, ये जो हाईलाइटेड लाइन होती है, सेल को रिप्रेजेंट करने वाली या रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करने वाली जो आपकी हाईलाइटेड लाइन होती है, वो क्या होती है आपकी ग्रिड लाइन होती है। तो यहां से क्या कर सकते हो आप, अपने किसी भी सेल की या रो या कॉलम की लाइन को गाढ़ा या पतला कर सकते हो, उसको आप ज्यादा कलर दे सकते हो। तो यहां आप मतलब क्या, ग्रिड लाइन क्या हो गया आपका किसी भी सेल, रो या कॉलम का क्या, उसकी हाईलाइटेड लाइन या उसकी क्या बाउंड्री, बॉर्डर, ये क्या हो गया आपका ग्रिड लाइन। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं, वह क्या है आपका फॉर्मूला टैब। तो देखिए फॉर्मूला टैब क्या होता है, फॉर्मूला टैब के अंतर्गत फंक्शन लाइब्रेरी, परिभाषित नाम, फॉर्मूला एडिटिंग, ट्रेस डिपेंडेंट और कैलकुलेशन ऑप्शंस होते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं आपको वो बताता हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला टैब में आ गए, किसमें आ गए हैं, अपने फॉर्मूला टैब में आ गए हैं।
यहां आपको अब अगला क्या है दिखाई दे रहा है, देखिए फॉर्मूला के बाद में आपको दिखाई दे रहा है डेटा, रिव्यू और व्यू। तो आपके लिए यहां से डेटा और रिव्यू आपको नहीं पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं, बस कभी कभार क्वेश्चन व्यू से बन जाता है। वो भी क्या बनता है कि एमएस एक्सेल के अंतर्गत कितने प्रकार के व्यू होते हैं, बस यही क्वेश्चन बनता है। और उनके नाम यदा कदा उनके नाम पूछ लेता है, कभी पूछा नहीं है, फिलहाल हमको क्या बस खाली पढ़ लेना है। तो अब हमारे पास में सबसे अंतिम में और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बचता है आपका फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब में क्या होता है, देखिए नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है क्या, एमएस एक्सेल में आप जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम फॉर्मूला टैब के अंतर्गत ही क्या हमको वहां से वो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका फॉर्मूला टैब के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए फॉर्मूला टैब के अंतर्गत में सबसे पहले आपके पास में क्या है, जो आपके ब्लॉक है, पहला क्या है देखिए फंक्शन लाइब्रेरी। क्या है फंक्शन लाइब्रेरी, ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पर ये सब यूज हो रहा है फंक्शन। फिर इसके बाद में क्या है डिफाइंड नेम, क्या डिफाइंड नेम, फॉर्मूला ऑडिटिंग और क्या है आपका कैलकुलेशन। तो ये जितने भी आपको क्या है आपको ब्लॉक दिखाई दे रही है, ग्रुप दिखाई दे रही है, किसके अंतर्गत है, आपके फॉर्मूला टैब के अंतर्गत है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमको समझना क्या है। वो सबसे पहला आता है आपके पास में क्या सूत्र बनाना, मतलब क्या आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला तो पहले हम समझते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है, उसके बाद में फॉर्मूला बनाना क्या है उसको समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि फॉर्मूला ही क्या होता है, और फिर क्या देखेंगे हम कि आपका क्या फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप यहां समझिएगा कि फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अभी आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला के ना तीन भाग होते हैं। एक होता है ऑपरेटर, पहला क्या होता है ऑपरेटर। फिर इसके बाद में होता है सेकंड नंबर पे, ये आपका फर्स्ट, सेकंड नंबर पे होगा आपका क्या फंक्शन, और ये तीसरे नंबर पे यहां पास में क्या होगा आपका सेल एड्रेस हो रहा है। तो एमएस एक्सेल के अंतर्गत जो भी आपका फॉर्मूला होगा वो कितने भागों में बटा होगा, तीन भागों में बटा होगा। पहला क्या बताओगे आप ऑपरेटर, दूसरा क्या बताओगे आप फंक्शन, और तीसरा क्या बताओगे आप सेल एड्रेस। देखिए जैसे मैं इस प्रकार से यहां पास आपने देखा होगा ऐसा लिखा, ये इक्वल साइन लगाया, फिर मैंने यहां लिखा इस प्रकार से SUM सम लिखा, फिर मैंने यहां लिखा B1 से B4, B1 से B4। तो देखो यहां से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आप इक्वल साइन देख रहे हो ये क्या है आपका ऑपरेटर कहलाता है। ये जो आपने SUM लिखा है ये क्या कहलाएगा आपका, ये फंक्शन कहलाएगा। और ये जो आपने B1 से लेके B4 लिखा हुआ है ये क्या है आपका सेल एड्रेस है, ये क्या है आपका सेल एड्रेस। तो एमएस एक्सेल में आप जो भी फॉर्मूला यूज करोगे उसके क्या होते हैं तीन भाग होते हैं। एक क्या होता है ऑपरेटर, एक होता है सम यहां पास में क्या है सॉरी फंक्शन, और तीसरा क्या होता है सेल एड्रेस। इनके बिना आपका कोई भी, इन तीनों के बिना आपका कोई भी एमएस एक्सेल के अंतर्गत कोई भी फॉर्मूला को डेवलप नहीं किया जा सकता। ये क्लियर हो रहा है, इसको नोट करिए। इसके बाद में मैं आपको आगे क्या बता रहा था, ये आपको देखना है क्या कि एमएस एक्सेल में आप किसी सूत्र को कैसे बनाएंगे। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एमएस एक्सेल में क्या करना, आप किसी प्रकार के आपको फॉर्मूले को फॉर्मूला मेकिंग। देखिए सबसे पहले क्या करोगे स्टेप्स, सेल का चयन करें, जो भी आपके पास में यहां पास जो भी आपके पास में क्या है सेल है, मान लीजिए आपके पास में बहुत सारे सेल हैं, ये इस प्रकार से A B C 1 2 3 4 5। अब क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है आपको सेल का चयन करना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है ये B2 सेल है, B2, तो हमने क्या कर लिया B2 सेल को हमने क्या कर लिया सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद में सेकंड नंबर पे, ये इसको आप काउंट में करना, सेकंड नंबर पे क्या है इक्वल साइन का प्रयोग करना है, किसका इक्वल साइन का, इक्वल साइन का किसका प्रयोग करोगे आप इक्वल साइन का। इसके बाद में फंक्शन को परिभाषित करोगे और सेल एड्रेस की रेंज को क्या करोगे आप परिभाषित करोगे। तो समझ में आया आपको। सबसे पहले क्या करोगे आपने, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में क्या है B2 है, तो आपने इस सेल को सेलेक्ट किया। इसके बाद में क्या करोगे आपने इक्वल साइन को आपको यूज करना है। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि आपको फंक्शन को बताना कि आप करना क्या चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, घटाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपको वो बतलाना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हम चाहते हैं जोड़ना। ठीक है भाई, इक्वल साइन लगाया, फंक्शन लिखा, जोड़ना चाहते हैं। इसके बाद में कहां से कहां तक चाहते हो, तो B2 से लेके B4 को हम जोड़ना चाहते हैं। तो क्या लिख दिया आपने, यहां पास लिखा B2 और क्या कर दिया आपने ये B4। तो एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि एमएस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत किससे होती है, तो आप बताओगे यहां पास में इक्वल साइन से होती है।
कोई भी फॉर्मूला को आप यूज कर लो, हर एक फॉर्मूले की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? इक्वल के साइन से होती है। और इक्वल का साइन यहां पास में क्या है? अभी मैंने आपको बताया ऑपरेटर है। ये क्लियर हो रहा है? इसको नोट करिए। अब देखिए, तो अभी हमने क्या देख लिया था? फॉर्मूला देख लिया था। फॉर्मूला के तीन पार्ट क्या होते हैं आपका? क्या होता है? एक होता है आपका ऑपरेटर, फिर क्या होता है आपका यहां पास मैंने बताया फंक्शन, और फिर बताया क्या मैंने आपको? सेल एड्रेस। ये क्लियर हुआ? अब इसके बाद में देखिए, जो आपका फॉर्मूला ऑपरेटर है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको देखिए बेसिकली इसमें से जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है आपको वो पढ़ना है। तो ये हमारे पास में चार पांच प्रकार के होते हैं ऑपरेटर्स। एक होता है अरिथमेटिक, एक होता है कंपैरिजन, एक होता है लॉजिकल, एक होता है टेस्ट। देखिए, एक होता है क्या? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक। एक आपको मिलेगा लॉजिकल, आपको मिल सकता है यहां से टेस्ट, और आपको यहां से क्या मिल सकता है? इसको आप ले लो टेस्ट, और एक आप ले लो यहां से क्या? रेफरेंस। रेफरेंस के लिए ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब क्या? चिन्ह। किसी प्रकार का आप चिन्ह का प्रयोग करोगे, सिंबल का यूज करोगे। तो देखिए अरिथमेटिक में आपको क्या क्या यूज करना है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनता है। एक आपके पास में आता है सबसे पहले क्या? यहां पास में आपके पास में आएगा प्लस साइन। क्या आएगा? प्लस। इसके बाद में क्या आएगा? माइनस। ये प्लस क्या होता है आपका? सम करना होता है। ये क्या होता है? आप इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो या घटा रहे हो। इसके बाद में आपके पास में यहां पास में एक इस प्रकार से याद रखिएगा स्टार होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कंप्यूटर की भाषा में एस्ट्रिक कहा जाता है। क्या? एस्ट्रिक। जो आपका एस्ट्रिक है ये किस लिए होता है? ये आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना। यहां पास में सम सब्सट्रैक्ट या इसकी बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है किसकी? उनके सिंबल की बात हो रही है, मतलब क्या? ऑपरेटर की बात हो रही है। यहां पास ऑपरेटर क्या होता है बताइए? ये हमने देखा था ना, ये क्या है आपका? ऑपरेटर। इसके बाद में क्या हो गया आपका? प्लस माइनस गुणा हो गया। अब यहां पास में ये आकर देखिए स्लैश दिखाई दे रहा है। स्लैश ये किस लिए होता है? कि स्लैश का यूज होता है वो किस लिए होता है? डिवीजन के लिए होता है, डिवीजन के लिए। और यहां पास में इस प्रकार से ये आपको भाग का डिवीजन का साइन दिखाई दे रहा होगा। ये किस लिए होता है? ये होता है मोड के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए होता है? मोड के लिए होता है। मोड का मतलब क्या होता है? शेष फल ज्ञात करना, रिमाइंडर। क्या आपका शेष फल आपका क्या हो गए? रिमाइंडर। रिमाइंडर। जैसे आप यहां पर क्या लिखोगे? इस प्रकार से आपने इक्वल लगाया, यहां आपने लिखा क्या? मोड। यहां पास में क्या लिखा आपने? मोड। मोड लगाया, और यहां पास में क्या लिख दिया? यहां आपने लिख दिया ये 13, और यहां आपने लिख दिया 2। 13 में 2 का भाग 2 कितना आएगा? 2 छिक्का 12। रिमाइंडर कितना आया? 1। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? यहां आपको आंसर मिल जाएगा 1। समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूज मत होना। ये जो स्लैश साइन ऐसा आपको साइन दिखाई देगा, ये किस लिए है? आपकी डिवीजन के लिए है। और ये आपको जो भाग का साइन दिखाई दे रहा है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं मोड। मोड का मतलब क्या होता है? शेष फल या रिमाइंडर ज्ञात करना। फिर होता है आपका एक होता है लॉजिकल। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण और छूट गया, यहां पास नोट करिएगा। लॉजिकल के साथ में एक और क्या होता है आपका? कंपैरिजन, तुलना करना। कंपैरिजन, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ये सब क्या होते हैं? आपके कंपैरिजन होते हैं। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल का मतलब होता है नॉट है, एंड है, और क्या है? और है। तो यहां पास में ये क्या हो गया आपका? लॉजिकल हो गया। अब ये नॉट और एंड के लिए क्या यूज होता है? जैसे मान लीजिए आपका नॉट है, तो नॉट के लिए इस प्रकार से साइन यूज होगा। एंड और के लिए क्या होगा? ये डबल साइन यूज होता है। ये हो गया। इसके बाद में क्या आता है? रेफरेंस। तो रेफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? सेमीकोलन। क्या? सेमीकोलन। तो ये सभी के सभी क्या हो गए? आपके ऑपरेटर हो गए। हो रहा है क्लियर? चलिए, तो अभी हमने क्या देख लिया? अभी हमने फॉर्मूला के अंतर्गत ऑपरेटर को समझा। किसको? ये हम क्या देख रहे थे? ऑपरेटर्स देख रहे थे। एक होता है अंकगणितीय अरिथमेटिक, एक होता है कंपैरिजन, लॉजिकल होता है, टेस्ट होता है। टेस्ट का मतलब यहां पास में याद रखना, टेस्ट में यहां पास में इस प्रकार से आपको एक साइन देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? M%। क्या कहते हैं इसको? हम बोलते हैं M%। M% में क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपके पास में एक लिखा हुआ है रन और एक लिखा हुआ है रन, आपको बोल देगा स्लो। ये दो ऐसे अलग अलग सेल में लिखा हुआ है। यदि आप इसमें 8% को साइन को यूज करोगे, और तो ये क्या होगा? आपका जो रन स्लो लिखा हुआ है ये कैसा हो जाएगा? आपका एक साथ लिखा जाएगा, रन स्लो। मतलब उनको क्या कर देगा? ये साथ में जोड़ के लिख देगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
बस समझना इतना है कि ये वाले जो आपके होते हैं अरिथमेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका ऑपरेटर्स हो गया। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला के अंतर्गत हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने ऑपरेटर देख लिया। अभी आपने बताइए फॉर्मूला में क्या क्या देख लिया है। एक हमने समझ लिया ऑपरेटर, और ये भी आप पढ़ चुके हो क्या, सेल एड्रेस क्या होता है, ये भी आप पढ़ चुके हो। अब बचता क्या है बीच में आपके, फंक्शन। क्या, फंक्शन। तो चलिए आइए फंक्शन समझते हैं, और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या, फंक्शंस। तो देखिए फंक्शन क्या होता है, यह है प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं। क्या होते हैं, ये पहले से ही डिसाइडेड क्या होते हैं, आपके फॉर्मूला होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं। और किसी भी सेल में, या किसी भी सेल में आपको फंक्शन को इंसर्ट करवाना हो तो कैसे करवाओगे आप, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F3। क्या होती है, F3। और इसके अलावा क्या कर सकते हो, सपोज मान लीजिए कि आपके पास में इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये आपके पास में क्या है, सेल है। इस प्रकार से क्या है, आपके पास में बहुत सारे सेल हैं। अब यहां पास में, यहां आपको ध्यान आ रहा होगा, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था MS एक्सेल की, ये क्या था आपका फॉर्मूला बार था, फॉर्मूला बार। और ये क्या है आपके पास में, ये कॉलम है ABCD, और ये क्या है रो 1 2 3। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है इस सेल में, किसमें, B2 में। B2 में क्या करना है, आपको कुछ फॉर्मूला को अप्लाई करवाना है। तो क्या करोगे आप, इस सेल को सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पर जो भी आपको फॉर्मूला को आप डेवलप करना है, आपको लिखना है, तो यहाँ क्या करोगे आप, फॉर्मूला को लिखोगे। या तो फिर क्या करोगे आप, यहाँ क्लिक करोगे और क्या करोगे, Shift+F3 दबा दोगे। तो उस सेल के लिए क्या होगा, आपका फॉर्मूला फंक्शन क्या होगा, फॉर्मूला बार जो क्या होगा आपका एक्टिव हो जाएगा। वहां पास आप उस सेल में किसी भी फॉर्मूले को इनपुट कर सकते हो। चलिए, तो अब हमको क्या देखना है, फंक्शन को देखना है। तो फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मूले को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इसके बाद में सबसे पहले हमारे पास में आता है क्या, मैथमेटिकल फंक्शन। कैसा, अंकगणितीय फंक्शन। तो सबसे पहला आता है देखिए ABS, आपको लिखा रहेगा इस प्रकार से ABS। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब क्या कि इसके अंदर आपको कुछ डेटा दिया होगा। मतलब वो डेटा क्या होगा, आपका सेल का एड्रेस। ये जो आपको दो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंडर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। इसके अंदर क्या है, आपका सेल का एड्रेस होगा, या क्या होगी आपके पास में एक, उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। देखिएगा आपको बताता हूं, यहां से कंफ्यूज ना हो आप लोग। जैसे आपने लिखा इक्वल साइन सम, आपने क्या लिखा, ये लिखा। और एक आप बना लो और फॉर्मूला, आपने यहां लिखा सम, ये आपने लिखा B1 B4। बता क्या रहा था मैं आपको, ये क्या है, ये जो आपको क्या है ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या करोगे आप, चीजों को इनपुट करवाते हो। क्या इनपुट करवाते हो, पहला तो ये तो आपको पता है, ये क्या है आपका सेल एड्रेस है, सेल एड्रेस क्या, रेफरेंस। सेल एड्रेस रेफरेंस मतलब कहां से कहां तक आपको सेल एड्रेस को क्या करना है, उसकी रेंज को लेना है। अब देखिए यहां पास में क्या लिखा हुआ है, ये आपको 13 और 5, ये तो कोई सेल एड्रेस है नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम आपके MS एक्सेल में फॉर्मूले की भाषा में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्गुमेंट। क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। ये बस आपको समझना है। अब यहां आपको अपना एक नया आर्गुमेंट खड़ा नहीं करना है कि सर आर्गुमेंट मतलब क्या होता है। बस इतना समझो, यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये क्या आपको साफ साफ शुद्ध रूप से दिखाई दे रहा है, क्या है, ये आपका सेल एड्रेस रेफरेंस है। और यदि मान लीजिए अंदर आपको कुछ इस प्रकार से वैल्यू दिखाई दे रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। हो रहा है क्लियर। तो एबीएस का मतलब क्या होता है, एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब क्या, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष मान। क्या होता है, निरपेक्ष मान। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष मान। देखिए जैसा मान लीजिए कि आपके पास में क्या है -5, तो -5 अर्थात क्या, किसी भी ऋणात्मक संख्या को इस फंक्शन के माध्यम से, एबीएस मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट। इस फंक्शन के माध्यम से क्या करोगे आप, किसी भी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या में क्या कर दोगे, धनात्मक संख्या में बदलना। किसके माध्यम से होता है, आपका एबीएस फंक्शन के माध्यम से होता है। इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पास में INT। ये क्या होता है, INT का मतलब होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर मतलब क्या, पूर्णांक। यदि मान लीजिए आपके पास में एक संख्या लिखी हुई है 7.9, तो क्या करेगा, यदि आप इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर दोगे तो जितने भी आपके सेल में इस प्रकार से संख्याएं लिखी होंगी, इसमें आपके दशमलव में लिखी होंगी, तो उनको पूर्णांक में कन्वर्ट कर देगा।
और कैसे पूर्णांक में कन्वर्ट करता है? डाउन। कैसे? डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? 7.8 लिखा है तो आप सोचोगे कि इसको क्या कर देगा, इसको 8 में कन्वर्ट कर देगा, पूर्णांक में बदल देगा, लेकिन ये क्या करता है, इसको डाउन में करता है। डाउन का मतलब क्या होगा, इसको 8 में नहीं करेगा, वो इसको 7 में कन्वर्ट कर देगा। 3.4 लिखा होगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा? 3 में कर देगा, ना कि वो इसको 3.5 में करेगा। समझ में आ रहा है? ना तो 4 में करेगा ना 3.5 में करेगा, वो उसको डाउन मतलब कम की ओर जाएगा, 3 में कन्वर्ट कर देगा। चलिए ये हो गया। इसके बाद में क्या आता है आपका मोड। मोड आपको मैं बता चुका हूं शेषफल के लिए, सम भी मैं आपको बता चुका हूं। फिर क्या होता है आपका एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। क्या? स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना। पावर के लिए क्या होगा आपका? घात ज्ञात करना। और राउंड के लिए क्या होता है? दशमलव के अंक। दशमलव के अंक तक। मतलब मान लीजिए कि आपके पास में बहुत सारे सेल हैं इस प्रकार से, इसमें क्या है 3 पॉइंट, ये आपका 3.424 लिखा हुआ है। तो यदि आपने इसको सिलेक्ट किया राउंड ऑफ और आपने क्या कर दिया, यहां पास लिख दिया 1, ये राउंड के अंदर आपने लिख दिया 1, मतलब केवल दशमलव के एक अंक तक आपको संख्या को लेना है। 3.424 लिखा हुआ है तो क्या लोगे आप? केवल 3.4 लोगे। तो राउंड, राउंड का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ, मोटा मोटी राउंड ऑफ मतलब क्या कि अंकों को जो आपको दशमलव में अंक मिले हुए हैं तो आपको दशमलव के कितने अंक तक लेना है, तो राउंड ऑफ करना है आपको, तो क्या होगा आपका? राउंड फंक्शन होगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं अगला। अगला क्या है? स्टैटिस्टिकल मतलब क्या? सांख्यिकीय। स्टैटिस्टिकल्स सांख्यिकीय। सांख्यिकीय में क्या होता है? सबसे पहला होता है आपके पास में मैक्स। आपके पास में एक बहुत बड़ा डेटा है, तो बहुत बड़े डेटा में मान लीजिए कि सबसे बड़ा उम्र का व्यक्ति कौन सा है? 40 साल वाले हैं, 20 साल वाले हैं, 15 साल वाले हैं, कितने सारे मान लीजिए हजारों आपके पास में डेटा है। कोई कोई व्यक्ति 2 साल 10 दिन का है, कोई व्यक्ति 2 साल 10 दिन 6 घंटे का है। तो आपके पास में इतना बड़ा एक सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल आपके पास में एक डेटा है, उसमें से आपको पता लगाना कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा है, किसकी आयु सबसे बड़ी है। तो मैक्स का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा आपको पता करना है, सबसे बड़ा। ये क्या हो गया आपका? मैक्स। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फंक्शन नहीं है? वो बोल देगा आपसे मैक्स, मिनिमम, एवरेज, और आपको यहां पास में कर देगा क्या? इक्वल। इक्वल ऐसे लिख देगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड फंक्शन नहीं है? तो यहां पास में क्या? इक्वल। मैं जितने भी फंक्शन आपको बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही फंक्शन होते हैं। ये जो फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं? मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर रहा हूं, जो हमारे एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। हो रहा है क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका? मिनिमम के लिए क्या होगा कि सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है। अब एवरेज तो आपको पता है कि क्या निकालना? औसत निकालना। दिए हुए आपके पास में मान लीजिए बहुत बड़ा एक डेटा है, तो उस डेटा में क्या करना है आपको? औसत आयु निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? एवरेज फंक्शन से निकालोगे। इसके बाद में होता है काउंट। ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है देखिएगा। काउंट में क्या लिखोगे आप? यहां पास में दिए हुए सेल, दिए हुए सेल में क्या करना है आपको? संख्याओं को या अंकों की आपको गिनती करना है कि आपके पास में संख्याएं कितनी है। देखिएगा मान लीजिए कि हमारे पास में एक संख्या है 49, एक संख्या है 20, एक 21 है, एक क्या है 22 है, और यहां पास में मान लीजिए ये आपके कुल इतने ही सेल हैं, ये इतने सेल हैं। ठीक है। यहां पास में क्या है? 21 है, यहाँ 19 है, यहाँ 18 है, यहाँ आपने 33 लिखा हुआ है, इधर आपने लिखा हुआ है 41, इधर आपने लिखा हुआ है 29। अब आपको क्या करना है? काउंट फंक्शन क्या करता है कि दिए हुए सेल में आपके कितनी संख्याएं हैं उनकी काउंटिंग करता है। संख्याओं की गिनती। काउंट का मतलब क्या? गिनती करना। लेकिन कैसे? नॉन, मतलब क्या बोलोगे आप? क्या ये जो आपके देखो कैसे सेल कि जो आपके पूरे रूप से भरे हुए हो, जो आपके नॉन एम्प्टी सेल। देखिएगा यहां पास लिखिएगा काउंट। जो आपका काउंट है ये क्या करेगा? गिनती करता है, गिनती करता है, लेकिन केवल भरे हुए। भरे हुए मतलब क्या कि नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल, सिर्फ उन्हीं सेल में संख्याओं की गिनती करेगा कि जो कि क्या है? भरे हुए हैं।
जो खाली है उनकी काउंटिंग नहीं करता है। जैसे मान लो यहाँ पास में कुल कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे पास में कुल कितने सेल हैं, 16। तो संख्याएं कितनी होनी थी, 16 होनी थी। लेकिन यहाँ पास में खाली कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास में कितने सेल खाली है, 6 सेल खाली हैं। तो जब आप काउंटिंग अप्लाई करोगे तो यहाँ पास में आपको देगा 10 संख्याएं आपके पास में है, ना कि आपको 16 संख्याएं बतलाएगा। ये जो आपका काउंट फंक्शन होता है, ये आपके जो खाली वाले सेल है इनकी काउंटिंग नहीं करता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा कि काउंट फंक्शन की आपको परिभाषा दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काउंट फंक्शन को सही बताता है। तो ये क्या है कि दिए हुए सेल में जो नॉन एम्प्टी, मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, ऐसे सेल जो हो आपके पूरे रूप से क्या भरे हुए हो, उनकी गिनती करना, उनमें संख्याओं की गिनती करना, क्या होता है, ये आपका काउंट फंक्शन होता है। ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आता है क्या, काउंट इफ। क्या होता है, काउंट इफ। तो काउंट इफ में क्या होगा, देखिए यहां पास में एक जुड़ गया है इफ। इफ का मतलब क्या होता है कि आपको किसी प्रकार की इसमें क्या, कुछ कंडीशन की बात करें, या तो क्या किसी प्रकार के क्राइटेरिया की बात करें। मतलब क्या, सपोज मान लीजिए कि आपको दिए हुए सेलों में संख्याओं को काउंट करना है, लेकिन कैसी संख्याओं को, जिनके अंत में 8 आ रहा हो। अर्थात क्या कि आपको क्या काउंटिंग तो करना है, लेकिन कैसी काउंटिंग करना है, कुछ कंडीशन के साथ में, कुछ क्राइटेरिया के साथ में आपको सेल के अंतर्गत जो संख्याएं हैं क्या करना है, उनको काउंट करना है। लेकिन कैसे, कुछ शर्तों के साथ में। तो वो क्या होता है, आपका काउंट इफ फंक्शन होता है। समझ में आ रहा है। काउंट में क्या होगा कि ऐसे सेलों के अंतर्गत जो संख्या है उनकी गिनती करेगा, लेकिन कैसी सेल, जो खाली नहीं होना चाहिए, भरे हुए सेल की गिनती करेगा। पहला काउंट इफ में क्या करेगा कि आप उसमें कुछ शर्तें लगा सकते हो कि भाई उन्हीं सेलों को बताओ, या उन सेलों के अंदर संख्याओं की गिनती बताओ कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंत में 8 आ रहा है, जिनके अंत में 1 आ रहा है, जिनके शुरू में 2 आ रहा है। तो क्या कर सकते हो आप, उसमें कुछ कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास में एक बहुत बड़ा डेटा है। बहुत बड़े डेटा में क्या है कि मान लो आपको निकालना है कि ऐसे कितने व्यक्ति जिनकी आयु 21 साल है। तो क्या कर दोगे आप, यहां पास में लगा दोगे काउंट इफ कर दोगे क्या, 21। तो जितने भी व्यक्ति आपके 21 साल हैं उनका क्या निकल जाएगा, आपके पास में एक रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका काउंट इफ फंक्शन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास में आता है क्या, टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में क्या होता है, एक होता है अपर का मतलब क्या होता है कि आपका अपर केस का मतलब क्या, कैपिटल में। जैसे मान लीजिए यहां पास में क्या लिखा हुआ है, यहां पास में लिखा हुआ है NUM। यदि आप अपर फंक्शन लगा दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, आपका अपर केस NUM में लिखा जाएगा। आ रहा है समझ में। फिर क्या है, लोअर केस मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए आपका NUM लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लोअर केस में स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। फिर एक होता है क्या, कंकेटेनेट। इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना मतलब क्या, जैसा भी आपको मैंने बताया था, यहां पर मैंने लिख दिया क्या, सॉफ्ट, और ये आपका क्या है, वेयर। यदि मैं यहां पास में कंकेटेनेट फंक्शन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, सॉफ्ट वेयर। इसके बाद में क्या आता है आपका एग्जैक्ट, और आता है लेफ्ट और राइट और लेंथ। तो ये एग्जैक्ट में क्या होता है, देखिएगा, जैसे आपके पास में 2 वर्ड हैं, एक है आपके पास में मनी, और यहां पास में क्या है, मनी। तो क्या कर दोगे, यदि आप यहां पास में यदि एग्जैक्ट फंक्शन लगाओगे तो ये क्या है, समानता के लिए। समानता मतलब क्या कि उन दो ही, आप जैसे आपके पास में एक डेटा है, तो आप चाहते हो कि ऐसे व्यक्तियों की आयु निकालना जिनकी दो व्यक्तियों की आयु क्या हो, या उनकी 2 व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ क्या हो, बराबर हो। तो वहां पास में क्या करोगे, आप एग्जैक्ट फंक्शन अप्लाई कर दोगे, और आपके पास में दसों हजारों लाखों या करोड़ों लोगों का आपके पास में क्या है, डेटा है, इसका उनकी जन्म तिथि का। तो वहां से आपको निकालना है ऐसे व्यक्तियों का डेटा जिनका जन्म एक ही समय पर हुआ हो, जिनकी जन्म तिथि एक ही डेट हो। तो वहां से क्या करोगे आप, एग्जैक्ट। तो आप अप्लाई कर दोगे, आप लिख दोगे क्या, जैसे मान लो आपको निकालना है 2 PM। तो क्या करेगा, जितने भी लोगों का जन्म 2 PM पे हुआ होगा ना, तो पहले मैच करेगा 2 PM, ये ऐसा आप लिख दोगे। मतलब क्या, एग्जैक्ट। ऐसे लोगों का आपको डेटा निकालना है जिनका डेट ऑफ बर्थ कब है, आपका समय दोपहर 2 बजे का होगा। फिर होता है क्या, आपका लेफ्ट। मान लीजिए आपका एक लिखा हुआ है अंदर, किसी सेल के अंदर लिखा हुआ है मनी।
तो आप क्या करोगे, आप यहां पास में क्या लिख दोगे, मनी, और यहां लिख दोगे 3, और ऐसे लिख दोगे आप इक्वल, आपने लिखा लेफ्ट, और ये आपने लिख दिया मनी और 3। तो लेफ्ट का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड के 3 अंकों को आपको, 3 लेटर्स को आपको लेना है। तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इसका आपको आंसर मिल जाएगा MON। 3 का मतलब क्या कि लेफ्ट से केवल आपको 3 को उठाना है, MON। फिर क्या होता है राइट, राइट से क्या होगा, मान लो आपने यहां पास लगा दिया राइट और 2 कर दिया, तो क्या है आपको केवल राइट के 2 को लेना है, तो उसका आंसर क्या होगा, EY। समझ में आ रहा है। और लेन का मतलब क्या होता है, काउंटिंग करना संख्याओं की, ये भी क्या होता है, काउंटिंग, मतलब क्या, संख्याओं की गिनती। क्या होगा ये, गिनती, सॉरी यहां पास संख्याओं की नहीं, अभी तो मैंने आपको संख्याओं की बताया था, क्या ये अक्षरों की गिनती। किसकी, अक्षरों की गिनती। क्यों, क्यों अक्षरों की गिनती करेगा, क्योंकि हम यहां पर बात क्या कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट फंक्शन की बात हो रही है। किसकी, टेक्स्ट फंक्शन की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इतने जो आपने फंक्शन देखे, अपर, लोअर, कॉन्केनेट, एग्जिट, लेफ्ट, राइट, ये सब क्या हो गया आपका टेक्स्ट फंक्शन हो गए। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा फंक्शन है। अब होता है डेट एंड टाइम। देखिए डेट में क्या होता है, डेट फॉर्मेट। सपोज मान लीजिए आज क्या तारीख है, आज है 4 तारीख, 4 मई 2024। तो जो इसका फॉर्मेट होता है वो होता है ईयर, इसके बाद में होता है आपका मंथ, और फिर क्या होता है आपके यहां से डेट। तो इस फॉर्मेट में ये लेता है। तो क्या है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 24, और इसके बाद में मंथ चल रहा है आपका 5वां, और ये क्या हो गया, आज आपकी तारीख है 4। इस प्रकार से आप एंट्री करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको कैसे मिलेगा, जो हमारा फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। हमारा फॉर्मेट क्या है, डेट, मंथ और ईयर का हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है। तो ये हमको मिल जाएगा इस प्रकार से 4, 5, और ये हमको लिख देगा 24। तो क्या है, ये आपका डेट फंक्शन होता है। आपको दिए हुए, मान लो आपके पास में क्या है, बहुत सारे आपके अंदर सेल है इस प्रकार से, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारी वैल्यू पुट है। जैसे क्या है, ये लिखा हुआ है 24, 5, 4। तो जैसे ही आप डेट फंक्शन अप्लाई करोगे तो ये आपको किस रूप में मिल जाएगा, इस रूप में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। अब होता है टुडे। टुडे में क्या करोगे, जो आपकी आज वर्तमान की दिनांक है, याद रखना ये एग्जाम में पूछता है, वर्तमान दिनांक अप्लाई करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, टुडे। नाउ का मतलब क्या होता है कि आज वर्तमान की डेट, डेट एंड टाइम के लिए ध्यान में रखना। टुडे में क्या होगा कि केवल आज और आज की क्या डेट की बात कर रहा है, टाइम की बात नहीं कर रहा है। और नाउ में क्या होगा, आज की डेट भी आएगी और आज का करंट क्या होगा आपका, टाइम भी आएगा। तो वो किस में आएगा, आज आपकी जो वर्तमान डेट है वो डेट आएगी, और अभी वर्तमान में जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वो टाइम को भी क्या कर देगा, उसको डाल देगा साथ में। इसी प्रकार से क्या होता है, ईयर, मंथ होता है, डे होता है, आवर के लिए होता है, और मिनट के लिए होता है, और सेकंड के लिए होता है। ये सब क्या है आपके टाइम एंड डेट के क्या है, फंक्शन है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास में। अब आता है आपका लास्ट व्यू टैब। तो ये आपसे पूछ सकता है कि एमएस एक्सेल में कितने प्रकार के व्यू होते हैं। तो आप बताएंगे एमएस एक्सेल में 4 प्रकार के व्यू होते हैं। एक होता है नॉर्मल व्यू, एक होता है पेज ब्रेक व्यू, एक होता है क्या आपका कस्टम व्यू, और एक होता है आपके पास में क्या, पेज लेआउट व्यू। तो यहां से एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि आपके एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, डिफॉल्ट व्यू क्या होता है आपका, नॉर्मल व्यू होता है। तो कुल 4 प्रकार के व्यू होते हैं, उनमें से डिफॉल्ट व्यू क्या होता है आपका, नॉर्मल व्यू होता है। अब लास्ट में एक चीज और बचती है जो मैं आपको सब में बताते आ रहा हूं, क्या आपका जूम। जूम, तो देखिए जूम कितना होता है, तो जूम आप बताओगे आपका, ये आपका होता है 10% से लेकर के 400% तक। कितना, एमएस एक्सेल में जूम कितना होता है, मिनिमम 10% और मैक्सिमम कितना होता है 400%। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट होता है आपका 100%। ये क्या हो गया आपका एमएस एक्सेल यहां कंप्लीट हुआ। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है मैं मानता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि हमारा टारगेट है पेपर। देखिए यदि इजी आया तो आप लोग सर मेरे को बोल सकते हो कि सर आपने इतना डिटेल में पढ़ाया, इतना लेंथी पढ़ाया, सर हमको इतना कुछ पढ़ने पड़ा, पेपर देखिए सर पेपर कितना इजी आ गया। तो इसके लिए आपके पास में 2 उदाहरण हैं। एक आपका एग्जाम हुआ था किसका, अपेक्स बैंक का, और इसके बाद में एक हुआ है मंडी निरीक्षक का पेपर। मंडी निरीक्षक बोल रहा हूँ आपका जो मंडी का जो पेपर आया था, मंडी भर्ती वाला।
तो उसमें आपने देखा होगा मंडी इंस्पेक्टर के लिए कि जो आपका एपेक्स बैंक का एग्जाम था वो क्या हो गया था कि बिल्कुल एकदम ना अलग ही लेवल पे आ गया था। पढ़े हम कुछ अधिनियम थे, आया कुछ और था। और ये जो आपने अभी जो लास्ट एग्जाम देखा था आपने मंडी इंस्पेक्टर वाला, इसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल की जो आपकी ऊपर ऊपर की धाराएं थे वो क्वेश्चन आ गया। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन बहुत डीपली भी आ सकते हैं और क्वेश्चन बहुत आपके इजी भी आ सकते हैं। इजी आएगा तो भी आपके फेवर में है, लेकिन डीपली आएगा तो ये आपके फेवर में होने ही होने वाली है क्लास। और ऐसा नहीं है कि हम इतना ही डीपली पढ़ रहे हैं। बताइए हमने यहाँ प्रश्न में क्या है, इतना ही डीपली पढ़ा है। डीपली मतलब क्या होता है, देखिए लगातार मैं भी यूज करता हूँ कि मैं आपको बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, आप भी कमेंट करते हैं सर कि बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं। डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए इतना तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो बिल्कुल एकदम स्वाभाविक, आपकी इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम में यदि 4-5 क्वेश्चन यदि अंदर से आ गए तो क्या कर लोगे आप? यदि आप 30 में से 20 नंबर लेकर के आ भी गए तो कौन सा बड़ा काम कर दिए, सिलेक्शन क्या हुआ आपका। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन। तो दोस्तों क्लासेस कितनी भी लंबी हो जाए, थक मैं भी जाता हूं। लगातार 2 घंटे का लेक्चर लेना बिलीव करिए मेरे लिए भी मतलब इतना ज्यादा कठिन होता है, वो भी बिल्कुल बिना किसी ब्रेक के, बैक टू बैक। लेकिन मैं खड़ा हूं आप लोगों के लिए कि किसी भी प्रकार से जो हमने अपना टारगेट तय किया है कि 30 में से 26 नंबर हमको लेकर के आना है हर हाल में, तो उतने उतने के लिए तो हमको ये मेहनत करना पड़ेगी। क्लासेस लंबी होती हैं मैं मानता हूं, लेकिन क्या करें, देखिए अब समय कम बचा है, जल्दी से जल्दी आप भी चाह रहे हैं कि सिलेबस कवर हो, इसलिए क्लासेस लंबी गई। तो चलिए थोड़ा सा टॉलरेट करिएगा। तो लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारा आज न केवल MS एक्सेल बल्कि पूरा का पूरा MS ऑफिस खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वायरस, एंटीवायरस, इसके बाद में देखेंगे मल्टीमीडिया। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही है और मैं आपको बताता हूं, एक क्लास तो मैं और जोड़ता हूं लास्ट में, वो क्या होगा आपका शॉर्टकट कीज पर होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज होती है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए इसी के साथ में आप लोगों से लेता हूं मैं विदाई। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, हम पढ़ेंगे उसमें वायरस एंड एंटीवायरस। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।